दीजिए जिससे मैं अपनी जीवन की बहुत सारी कठिनाइयों को खत्म कर सकूं। तो मैं आपको ब्रह्म अस्त्र देने वाला हूं। क्या बात है। इसका नाम ही ब्रह्म अस्त्र मंत्र कर दिए जी। तो मेरे से कुछ नहीं हो रहा, मैं नहीं कर पा रहा, ऐसे समय में क्या करना चाहिए? हिमाचल में तो 80% लोग बस गवर्नमेंट जॉब ही चाहते थे, मे बी 90% लोग। अब वो समय आ गया है जब आपको सिर्फ जॉब नहीं देखनी है, आपको अपना पैशन लिव करना चाहिए, क्योंकि अब अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं। क्या ओवर थिंकिंग हमारी खुशियों को छीन सकती है? बच्चा पैदा हो गया, कौन बता रहा है अच्छा पेरेंट कैसे बने? सोसाइटी का फेलियर है। अच्छे बच्चे कैसे बने वो सब बता रहे वो सब जब भी आप कैरियर के बारे में सोचें, चाहे वो आप स्वरोजगार के बारे में सोच रहे हैं या जॉब को ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे हैं, 4 चीजों को आपने पूरा करना है। बच्चा नशे की तरफ क्यों जाता है? अगर किसी ने चिट्टा लेना शुरू किया है तो ये सोची समझी साजिश और हमारी फेलियर एज अ सोसाइटी का इफेक्ट है। ये हमारी सोसाइटी के फेलियर का एक एग्जाम्पल है। तो बच्चों को रिस्ट्रिक्शंस ना लगाओ, उनको दोस्त बना के उनको, आजकल पैकेज का बहुत महत्व है। बिल्कुल आजकल इतना प्रमोट किया जा रहा है, फलाने बच्चे को इतना बड़ा पैकेज मिल गया। हर 10 मिनट में गुस्सा, हर समय गुस्सा। फिजिकल बॉडी को क्लीन करने के लिए हमारे पास सब कुछ है, इसको भी तो क्लीन करना पड़ेगा ना। फायदा भी है एंगर का। हाँ, आजकल हम तलवारों से नहीं लड़ते, आजकल हम विचारों से लड़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जो खुश रहना पसंद नहीं करता है, तो क्या ये प्रैक्टिस करके आप खुशी तक पहुंच सकते हैं? किस तरीके से? सिर्फ पकड़ने से चिट्टा ये समस्या जाने वाली नहीं है। उसके लिए बच्चों के साथ, किसी व्यक्ति के जिंदगी में लगातार नेगेटिविटी है, लगातार नकारात्मकता है, तो उसे कहां से शुरुआत करनी चाहिए? क्या ब्रह्मास्त्र बता दीजिए। नमस्कार, लाइव टाइम्स टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनोज ठाकुर। लाइव टाइम्स टीवी की पॉडकास्ट सीरीज में, जैसा कि आपको मालूम है, ऐसी शख्सियतें हमारे पास आती है जिन्होंने अपने जीवन में एक गजब की छाप छोड़ी हो और जो दूसरों के लिए मोटिवेशन हो, इंस्पिरेशन हो। आज की इस कड़ी में जो हमारे बीच में शख्सियत मौजूद है, वो एक ऐसी शख्सियत है, वो एक ऐसा हीरा है हिमाचल प्रदेश का कि यदि उस हीरे की चमक कांच पर भी पड़ जाए तो वो कांच भी थोड़ी देर के लिए हीरा प्रतीत होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे हिमाचल प्रदेश के सोलन जिला के रहने वाले डॉक्टर अरुण भारद्वाज जी की। सर, आपका लाइव टाइम्स टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मनोज जी, और लाइव टाइम्स टीवी के सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। थैंक यू वेरी मच फॉर सच अ हम्बलिंग इंट्रोडक्शन। थैंक यू सो मच सर। ये अभी हल्की इंट्रोडक्शन थी, अब मैं सर के बारे में आपको बता देना चाहूँगा। NIT से आपने इंजीनियरिंग की और गोल्ड मेडलिस्ट आप रहे। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से MBA किया, 10 साल USA में बिताए, 3 साल साउथ कोरिया में, और फिर डेल जैसी कंपनी में डायरेक्टर के तौर पर आपने सेवाएं दी। और उसके बाद PhD डॉक्टर अरुण भारद्वाज जी ने हैप्पीनेस इन एनिशिएंट बिजनेस में की, जो कि पॉजिटिव साइकोलॉजी से जुड़ा हुआ विषय है। तो सर, ये इतनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें, डेल जैसी कंपनी में जाना आजकल के युवाओं का सपना होता है, ड्रीम जॉब होती है, और आप डायरेक्टर जैसी पोस्ट पर थे। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि आप हैप्पीनेस इंजीनियरिंग करवा रहे हैं, और हैप्पीनेस कैसे हो लाइफ में, वो युवाओं को, हर वर्ग के लोगों को बता रहे हैं। लाखों करोड़ों रुपए की नौकरी छोड़ करके क्यों आप इस हैप्पीनेस के पीछे पड़ गए? आखिर आपको कब ऐसा लगा कि लोगों को मोटिवेट करना चाहिए या हैप्पीनेस के पीछे लगाना चाहिए? ब्यूटीफुल, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन जी। तो शुरुआत एक छोटी सी स्टोरी से करते हैं। ज़रूर। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि फंडे देते रहो, कॉन्सेप्ट बताते रहो, तो वो कई बार इधर उधर चले जाते हैं जी। लेकिन स्टोरीज में, कहानियों में वो विशेष बात है कि वो कानों से जाके कहीं दिल पे बैठ जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक बार एक क्लास में आज एक टीचर है, वो सबसे पूछ रही है, छोटे छोटे बच्चे हैं सारे, ओके, 4-5 साल के, व्हाट डू यू वांट टू बी व्हेन यू ग्रो अप? अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है, बड़े होके क्या बनोगे? बिल्कुल। तो सब बोलते हैं, कोई डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, प्रोफेसर। एक बच्ची चुप बैठी है। तो टीचर कहती है, तुमने कुछ नहीं कहा, व्हाट डू यू वांट टू बी व्हेन यू ग्रो अप? जी। एंड दैट लिटिल गर्ल सेज, आई वांट टू बी हैप्पी। तो टीचर कहती है, आई डोंट थिंक यू अंडरस्टूड माई क्वेश्चन, लगता है आपने मेरा क्वेश्चन समझा नहीं। एंड द गर्ल सेज, मैम, मैंने तो आपका क्वेश्चन समझ लिया है, बट आई डोंट थिंक यू हैव अंडरस्टूड लाइफ। क्या बात है, एक बच्ची ने टीचर को बड़ा लेसन दे दिया एक तरीके से। सी, पेरेंट्स बच्चों से अक्सर पूछते हैं, और मैं पेरेंट्स से हमेशा पूछता हूँ जी, आप अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हो? हाउ डू यू वांट टू सी योर किड? कोई बोलेगा इंजीनियर, डॉक्टर, व्हाटएवर। तो मैं बोलता हूँ, और बताइए उसके बाद क्या, उसके बाद क्या? बट एंड में ना वो शब्द आ ही जाता है, आई वांट माय किड टू बी हैप्पी। बिल्कुल सही बात है। मतलब
हम जो कुछ कर रहे हैं वो खुशी के लिए कर रहे खुशी के लिए कर रहे हैं। और जब आप इतना कुछ देखिए, एक मैं आपको प्रैक्टिकल थॉट भी शेयर करना चाहता हूं। हैं। जी वी कैन ओनली स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट, हम इसके बारे में तभी सोच सकते हैं जब हमारा बेस सिक्योर हो। तो जो यंगस्टर घर पे देख रहे हो अभी आप अपने पेरेंट्स से लड़ने मत लग जाना कि मैं चाहता हूं वही करूंगा, गिटार बजाना शुरू कर दूंगा आज से। सी आपको अपने आप को सिक्योर जरूर करना है फाइनेंशियली, जी है ना, वो जरूरी है। लेकिन उसके बाद में जब आपके पास आपकी नीड्स के लिए इनफ हो जाए, जी तो फिर वो थॉट आनी शुरू हो जाती है कि लाइफ का पर्पस क्या है, व्हाई एम आई डूइंग ऑल दिस, क्यों कर रहा हूं मैं ये सब कुछ। तो जब मैं अप्रोक्सीमेटली मेरी 25-26 साल की जॉब हो गई थी कॉर्पोरेट में, तो फिर ये क्वेश्चन बार बार आने लगा कि जो मैं कर रहा हूं उस करने से किसी व्यक्ति के मुख पे क्या मुस्कान आ रही है। तो मुझे वो दिखाई नहीं दिया, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन जो मैं कर रहा हूं और किसी के मुंह पे अगर मुस्कान आ रही हो इतना दूर था कि मुझे उसका आभास नहीं था। जी तो जब मैंने खंगालना शुरू किया एंशिएंट विजडम को, मेरी पीएचडी जो है हैप्पीनेस इन एंशिएंट विजडम में है, तो जब मैंने खंगालना शुरू किया कि भाई इतने सालों से हम जी रहे हैं, पर्पस तो क्लियर होना ही चाहिए, तो पता चला कि हर एक एंशिएंट विजडम से फिलॉसफी एक ही चीज पे पॉइंट कर रही है, द अल्टीमेट पर्पस ऑफ लिविंग इज टू मूव टुवर्ड्स हैप्पीनेस। हम लोग यही चाहते हैं कि जो भी हम करें उस करने में मोटिवेशन तभी आएगा इफ इट गिव्स अस होप कि ये कार्य करने से टुमारो वुड बी अ हैप्पियर डे। मैंने सोचा अगर जीवन के अंत में हम लोग एंड में हैप्पीनेस और इनर पीस के ऊपर ही जाएंगे तो क्यों ना उसको शोध का विषय बना लिया जाए। क्या बात है, तो वहां से जीवन की ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बात है। लेकिन बहुत बड़ा डिसीजन था, क्योंकि डेल जैसी कंपनी में मुझे नहीं लगता कि लाखों करोड़ों के हिसाब से पैकेजेस वहां पर होते हैं। तो उस मोह माया के जंजाल से बाहर आना और आगे बढ़ना, वो एक बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ा स्टेप है। सो बहुत इंपॉर्टेंट आपने एक पॉइंट बोली है ना, पैकेज। आजकल पैकेज का बहुत महत्व है। बिल्कुल आजकल इतना प्रमोट किया जा रहा है, फलाने बच्चे को इतना बड़ा पैकेज मिल गया। ये कोई नहीं बताता कि 5 साल के बाद में उसका क्या हुआ। मैं चाहता हूं सबको बड़े अच्छे अच्छे पैकेज मिले, जी, पर मैं ये भी चाहता हूं कि जो यूथ और पेरेंट्स यहाँ पे ये हमारा प्रोग्राम देख रहे हो, जी, जीवन में पैकेज का महत्व तब है अगर उस पैकेज से वो यूथ कुछ पर्पसफुल और मीनिंगफुल कर पा रहा है। जी, क्योंकि जब तक मीनिंग पर्पस उसमें फुलफिल नहीं होगा किसी का, वो पैकेज बहुत देर तक उस व्यक्ति को मोटिवेटेड नहीं रख पाएगा। बिल्कुल सही बात है। सर, आज हम आपसे जो प्रश्न पूछने वाले हैं वो बहुत ही प्रैक्टिकल प्रश्न होंगे और हैप्पीनेस से आप जुड़े हुए हैं। तो आजकल यदि यूथ की हम बात करें तो सबसे बड़ी समस्या यही है कि अकेलापन है, गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन है, पीयर प्रेशर है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और मुझे नहीं लगता कि आपसे बढ़िया कोई इंसान हो सकता है जो हमें इन सब चीज़ों को समझाएं। तो हम उसी पॉइंट्स पर आने की धीरे धीरे कोशिश करेंगे। आजकल यूथ का जो सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम मैं कहूँगा कि जो देखने में नज़र आती है वो ये है कि बच्चा थोड़ा सा भी जब बड़ा हो जाता है तो वो गुस्सा करना बहुत शुरू कर देता है। अपने पेरेंट्स पे गुस्सा कर देगा, अपने दादा नानी पे गुस्सा कर देगा, अपने साथियों पर गुस्सा करना तो बहुत छोटी बात है। हाँ जी। तो ये एक एंगर मैनेजमेंट की जो हम बात करते हैं, इसको आप किस तरीके से देखते हैं और क्या आप कहना चाहेंगे इस कॉन्टेक्स्ट में? डेफिनेटली, आई थिंक वंस अगेन बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जी। अगर हैप्पीनेस एक बलून है जिसके सहारे हम हमेशा हवा में उड़ते रहना चाहते हैं जी, तो गुस्सा और कुछ ऐसी नेगेटिव चीजें हैं जो उस हैप्पीनेस के बलून को पंचर करती है। जी, और आजकल अगर आप देखिए टेम्पर्स फ्लाई, हम लोगों का जो क्वेश्चन है पेशेंस का वो बहुत कम होता जा रहा है। इससे पहले हम गुस्से के ऊपर कुछ फर्दर विवेचना करें, मैं चाहता हूं कि हम गुस्से को समझें। क्योंकि जैसे ही हम एंगर की बात करते हैं ना, एक नेगेटिव फीलिंग आ जाती है। और कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि अगर ये सच अ नेगेटिव फीलिंग इट इज गिविंग, तो एंगर फिर आया क्यों हमारे जीवन में, इसका अवतरण कहां से हुआ, है ना। बिल्कुल। देखिए, एंगर अगर आप देखें तो बहुत ही स्ट्रांग इमोशन है, वो करवा सकता है जो हम साधारण तौर पे नहीं करते। मतलब फायदा भी एंगर का। हाँ, आप और मैं जो यहाँ बैठे हैं ना जीवित, इसके पीछे भी एंगर ही है। क्योंकि जब हम लोग सवानाज में थे, जंगलों में थे, अभी इवॉल्व हो रहे थे, अगर ये इमोशन जिसको हम आज क्रोध कहने लगे हैं, अगर ये ना होता तो आप बताइए, कोई आपको पीट रहा है और आप कहो कि ले भाई इस गाल पे मार दे, फिर दूसरी गाल पे मार दे और तीसरी पे और चौथी पे, तो वो आपको पल्प बना के छोड़ देगा। तो वो इमोशन जो है वो हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी था। तो इमोशन, दो इमोशन है, एंगर एंड फियर, क्रोध और डर। अब आपने कई बार सुना होगा कि जो हम जीवित हैं, हमारे ब्रेन का जो डिजाइन है वो इसलिए नहीं कि वो हमें इंजीनियर या डॉक्टर बनाए,
उस डिजाइन का एक ही पर्पज है कि हमें जिंदा कैसे रखा जाए, सर्वाइवल। ओके। और सर्वाइवल के लिए ये जो दो इमोशन बहुत जरूरी हैं। और सर्वाइवल के लिए जो हमारा दिमाग है ना, जैसे आपका कंप्यूटर या फोन प्रोग्राम्ड है, उसमें एक ओएस है, हमारे दिमाग में एक सर्किट है जिसको कहते हैं फाइट एंड फ्लाइट, फाइट एंड फ्लाइट सर्किट। ओके, थोड़ा सा बताएं इस बारे में। डेफिनेटली, बिकॉज ये जानना बहुत जरूरी है। ये वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, पर इस कॉन्सेप्ट के साथ हमारे जीवन की इतने ज्यादा उलझने और सुलझने जुड़ी हुई हैं कि अगर हमने इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो फिर बहुत अच्छा हो जाएगा। अब आपने ये प्रश्न बड़ा अच्छा पूछा, क्योंकि देखिए हम लोग ना आजकल अपने फोन को सब जानते हैं। मेरी मॉम को भी पता है कि भाई व्हाट्सएप का नया वर्जन आ गया या एंड्रॉयड का नया वर्जन आ गया, इसको अपग्रेड कर दो। तो फोन का ऑपरेटिंग सिस्टम सबको पता है, लेकिन जो हमारा अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किसी को नहीं पता। तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम का जो एक प्रमुख वर्किंग है वो है हमारा फाइट एंड फ्लाइट बिहेवियर। ओके। एंगर, स्ट्रेस, एडिक्शन एंड एवरीथिंग एल्स, इसी बेसिस पे हम अभी एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो इसलिए जानना चाहेंगे, बड़ा उत्सुक हो गया हूं मैं भी इस चीज को जानने के लिए, ये फ्लाइट और फाइट क्या है। बिल्कुल। अब देखिए, अगर आप अपने आप को उस फेज में ले जाएं, क्योंकि हमने 3 मिलियन ईयर्स हम लोगों ने इवॉल्व किया, जंगलों में रहे, और ये जो पैंट शर्ट वाली उम्र है तो 10,000 साल होगी। तो अगर आप 3 लाख साल देखें, उसमें ये 10,000 तो बड़े नगण्य है। तो उस दौरान में हमारे ब्रेन ने ये न्यू सिस्टम्स डेवलप किए कि जैसे ही कोई थ्रेट आए, तो अगर देखिए आप हर चीज से डरते रहोगे तो भोजन कहां से पकड़ोगे, और अगर गलत चीज को भोजन मान लोगे तो वो गलत चीज आपको भोजन बना लेगी। बिल्कुल सही बात। तो अगर हमें ये दिखाई दिया कि हमें कोई थ्रेटन कर रहा है हमारी लाइफ को, और अगर मैं उस थ्रेटनिंग वाली जो चीज है उसको ओवर पावर कर सकता हूं, उससे लड़ने की क्षमता रख सकता हूं, तो हमारे अंदर ये इमोशन डेवलप होता था जिसको हम कहते हैं एंगर, क्रोध। और क्रोध से हमें ताकत आती थी लड़ने की। और जब क्रोध होता है ना, तो उस समय क्या होता है ये भी जानना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे ही आप, ये हमारे दिमाग में एक सिस्टम है, उसको कहते हैं एमिगडाला। बहुत ज्यादा टेक्निकल में हम अभी नहीं जाएंगे, लेकिन एक सिस्टम है एमिगडाला। वो एमिगडाला पता कैसा है? अभी हम सोलन में बैठे हैं, यहाँ पे पास में ही कसौली है। कसौली में एक एयरफोर्स का रडार हुआ करता था। वो रडार देखता रहता था। कहते हैं कि इस्लामाबाद में भी अगर कोई प्लेन उड़ता था ना, तो इस रडार को पता लग जाता था, और हमारी गन्स जो है वो तैयार हो जाती थी कि भाई कोई प्लेन उड़ने वाला है जी। तो ये जो एमिगडाला है हमारे ब्रेन में, रडार, ये हमारा रडार सिस्टम है, थ्रेट डिटेक्शन सिस्टम। ओके। और आंखों से जो इनपुट आ रही है, कान से जो इनपुट आ रही है, वो कॉन्स्टेंटली ट्रैक कर रहा है कि कोई चीज इसमें से थ्रेटनिंग तो नहीं है। अब आप देखिए, अगर हमारे परिवेश में कुछ ना हिले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर कोई सडन मूवमेंट आ जाए ना, आप इमीडिएटली चौकन्ने हो जाते हो, क्योंकि उसने डिटेक्ट कर लिया कि कुछ डेंजर है। बिल्कुल। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है समझने की। जैसे ही एमिगडाला ने ये डिटेक्ट किया कि कोई डेंजर है, अब हमारा ब्रेन ये नहीं चाहता कि उस टाइम आप एनालिसिस में पड़ जाओ। अरे अंधेरे में कुछ मूव होता दिखाई दिया, क्या ये शेर है या बिल्ली है? वो कहता है भैया भागो या लड़ो। भागने का है तो भागो, और अगर लड़ने की क्षमता है तो लड़ो, सोचने में पंदा हो। ओके। अब आपको इसका मैं बहुत प्रैक्टिकल एक उदाहरण देता हूं जी। आप ड्राइव कर रहे हैं, अब आप सोचिए, जो भी दर्शक भी जरा अपने आप को अपनी कार में डाल लीजिए आप। अब आप ड्राइव कर रहे हैं, और जैसे आप ड्राइव कर रहे थे, सामने से एक बॉल टप टप करती हुई आपके आगे से निकली जी। क्या करेंगे आप? सबसे पहले बचने की कोशिश करेंगे। नहीं, आप गाड़ी चला रहे हो। हाँ। सबसे पहले क्या? रोकने की कोशिश। ब्रेक। हाँ। आप सोचने थोड़ा ना लगोगे, अरे बॉल है, क्या पीछे बच्चा है, या ऊपर वाले मंजिल से आइए? नहीं, ब्रेक। तो अभी उस एमिगडाला ने क्या किया, और ये इतनी कोर बात है समझने की। एमिगडाला ने, हमारे ब्रेन ने कहा, थिंकिंग वाले ब्रेन को, जहां प्री फ्रंटल कोर्टेक्स होता है, जिसने हमें ह्यूमन बनाया, सोचने वाला ब्रेन, उसको ओवर पावर कर दिया कि भैया अगर ये जान पे आने वाली बात है, कोई भी थ्रेट वाली बात है ना, तो अभी सोचने का टाइम नहीं है। एमिगडाला टेक्स कंट्रोल। और इसके लिए एक बहुत सुंदर टर्म है, इसको कहते हैं एमिगडाला हाईजैक। मतलब कि जैसे ही थ्रेट हुई तो एमिगडाला ने कंट्रोल लिया। अब आप इमोशंस पे चल रहे हो, सोचने वाला ब्रेन चला गया, और साथ में वो ट्रिगर करता है एक हार्मोन है जिसको कहते हैं एड्रेनलिन। हमने सबने सुना है। एक्चुअली दो होते हैं, एड्रेनलिन और कोर्टिसोल। तो एड्रेनलिन क्या करता है? हमारा रक्त प्रवाह बढ़ा देता है, क्योंकि अब ये भागना है हमें या लड़ना है। और वो रक्त प्रवाह को क्या करता है? हमारी धमनियों को संकुचित कर देता है, ताकि रक्त और तेजी से बहे। और जितने भी हमारी एक्सट्रीमिटीज हैं, हाथ हैं, पैर हैं, उसमें प्रवाह को बढ़ा देता है, क्योंकि अभी आपको भागने के लिए मसल चाहिए, लड़ने के लिए हाथों में चाहिए। तो ब्रेन और डाइजेस्टिव सिस्टम से जो ब्लड है उसको सर्कुलेशन कहां कर देता है? भागने और लड़ने वाली चीजों के ऊपर। शायद मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। हाँ? तभी कईयों को गुस्सा आता है तो हाथ कांपते हैं और फेस रेड हो जाता है। यस। अच्छा, अब क्या हुआ?
अब ये जो रिस्पॉन्स, हार्ट बीट बढ़ जाएगी क्योंकि आपको ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए लड़ने के लिए। इसके साथ में ही दूसरा जो हार्मोन निकला कोर्टिजोल, वो क्या करता है, वो कहता है भाई अभी तो मरने मारने की बात है बॉस, जिस जिस प्रोसेस का बचने के लिए जरूरत नहीं होती उसको शट डाउन कर दो ताकि सारी ब्लड सप्लाई और एनर्जी जो है वो बचने के ऊपर चली जाए। तो वो दो चीजों को बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। एक है हमारा इम्यून सिस्टम, क्योंकि अभी तो मरने की बात आ गई, इम्यूनिटी का क्या करोगे, और दूसरा है डाइजेशन। इसीलिए लोग कहते हैं ना स्ट्रेस है यार आजकल भूख नहीं लग रही, तो डाइजेशन और इम्यूनिटी इसके लिए सेक्रीफाइस हो जाती है। अब अगर आपके ऊपर शेर कूदा या कोई कूदा या कुत्ता भागा और आप उस टाइम आपके अंदर ये फ्लाइट सिस्टम या फाइट सिस्टम एक्टिवेट हो गया तो कोई बात नहीं, 10 15 20 मिनट तक ये सिस्टम आपका इस एक्टिव स्टेट में रहा, सुपर चार्ज स्टेट में रहा, और उसके बाद हमने देखा थ्रेट चली गई, अमिगडाला ने कहा अब मेरी जरूरत नहीं है भैया, सोचने वाले ब्रेन को फिर से एक्टिव कर दिया, आप नॉर्मल हो गए। तब तक तो बहुत ठीक था। अब दिक्कत क्या आ गई मनोज भाई आज के मॉडर्न जमाने में जी। आजकल हम तलवारों से नहीं लड़ते, आजकल हम विचारों से लड़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही। और वो जो थ्रेट परसेप्शन है जो पहले आती थी डरा के चली जाती थी, या तो हम उसको भोजन बना लेते थे या उसका भोजन बन जाते थे। लेकिन आजकल जो थ्रेट है ना वो किससे है, एक दूसरे से है, रिश्तों से है, सही बात, पीयर्स से है ऑफिस में। तो कई जगह ना तो आप लड़ पाते हो, अब आपके बॉस के साथ अगर कोई नाराजगी हो गई ना तो आप लड़ पाओगे ना भाग पाओगे ना कुछ तो आप प्रेशर कुकर बन जाओगे। सही बात। क्योंकि ये जो रिस्पॉन्स है नेगेटिव रिस्पॉन्स, ये तो शुरुआत हो गई और उस रिस्पॉन्स ने आपको बिल्कुल नेगेटिव स्टेट में डाल दिया। क्योंकि अगर आप सोचिए इसी स्टेट में आप बहुत देर तक रहोगे तो क्या होगा, टायर्ड फील करोगे, सोचने की शक्ति वैसे ही नहीं रही और गलतियां करोगे। तो ये वाला सिस्टम है, इसलिए हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया कि अब बाकी की जो बातें होने वाली है इसके ऊपर डिपेंड करेगी। अब क्रोध जो है वो है फाइट वाला सिस्टम और फियर जो है वो है फ्लाइट वाला सिस्टम। ओके सर, इसमें भी एक दो चीज़ें हम जानना चाहेंगे यहाँ पर। ठीक है, एंगर की जब हम बात कर रहे हैं, एक तो हो गया मेरा एंगर, हाँ जी, एक हो गया सामने वाले का एंगर। हाँ। तो इन दोनों से कैसे लड़ा जाए इसको, मतलब ठीक है सिस्टम तो जान लिया हमने कि ये है, अब इस सिस्टम को हैक कैसे करें? ब्यूटीफुल। सो सबसे पहले अपने वाले एंगर के बारे में बात करते हैं जी। एक बहुत ही सुंदर ना एक कोट है जो मैं आपको सुनाना चाहता जी। हूं और दर्शकों को चाहूंगा कि आप मनन करें इस पे, क्योंकि जब मैंने इस कोट को सुना और अपने जीवन में उसको सोचा जी। तो मेरा 50% एंगर कम हो गया। ओके। कहते हैं एंगर इज लाइक ड्रिंकिंग पॉइजन एंगर इज लाइक ड्रिंकिंग पॉइजन एंड होपिंग द अदर पर्सन वुड डाई। मैंने आपको बताया कि जब आपको गुस्सा आता है तो आप एक तरह से थोड़ी देर के लिए पागलपन की अवस्था में आ जाते हो, क्योंकि आपका थिंकिंग ब्रेन तो काम नहीं कर रहा। तभी हम हमेशा क्या कहते हैं, यार गुस्से में बोल दिया क्या करूं, क्योंकि अमिगडाला हाईजैक हो चुका था, आप इमोशंस के ऊपर चल रहे थे, फाइट एंड फ्लाइट सिस्टम था आपका उस टाइम एक्टिव, तो सोचने वाली तो आपने बात ही नहीं की। तो अगर आपको हमें ये बात समझ आ जाए, मनन करें हम इस बात पे कि एंगर जब हो गया तो मैंने अपनी बॉडी को, अपने मन को नेगेटिव स्टेट में डाल दिया हर तरफ से। इम्यूनिटी भी खत्म कर रहा हूं मैं अपनी, है ना, मैं अपनी डाइजेशन को भी खराब कर रहा हूं, मैं बीमार होने के मेरे ज्यादा चांस हैं अभी, और मैं जो भी अभी कहूंगा वो मैं गलत ही कहूंगा। तो एंगर इज लाइक ड्रिंकिंग पॉइजन एंड होपिंग द अदर पर्सन वुड डाई। अब इसको हैंडल कैसे करें, मैं उसका एंटीडोट भी साथ में ही दे रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल। एंड फॉरगिवनेस इज लाइक अ मेडिसिन दैट यू गिव टू अदर्स बट यू गेट बेनिफिटेड। और क्षमा जो है उस दवा की तरह है जो आप देते तो किसी और को हो लेकिन लाभ उसका आपको मिलता है। ओके। तो अगर आप ये बात सोचना शुरू कर दो कि भाई अगर मैं गुस्सा हो रहा हूं किसी के ऊपर, अब मेरे और आप जैसे हंसमुख व्यक्ति के ऊपर कोई गुस्सा होगा तो हमें अगर कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो मुस्कुरा देंगे जी। तो जो गुस्सा हुआ उसको तो उसका पूरा नेगेटिव इफेक्ट, बुद्धा यहाँ पे बैठे हैं हमारे साथ में, बुद्धा ने कहा था कि गुस्सा जो है हाथ में जलते हुए कोयले को पकड़ने की तरह है, कि आपने पकड़ के रखा है और सोच रहे हो मैं किसी और पे फेंकूंगा, दूसरे पे तो लगेगा ना लगेगा पता नहीं, पहले खुद आप का तो जल ही रहे हो। अब आपने बात की कि दूसरा अगर गुस्सा करे तो क्या। जी। कई बार क्या होता है कि हम तो ठीक है, जब दूसरा गुस्सा करता है हमें भी गुस्सा, हम भी आवेश में आ जाते हैं, बस वहां से बात शुरू होती है, पता नहीं कहां से कहां चली जाती है। जी। तो मुझे किसी ने बड़ी इंटरेस्टिंग एक बात सुनाई जो मैं आपसे भी शेयर करना चाहता हूं। जरूर। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं मनोज भाई, जी। आप अभी हम लोग यहां से बाहर निकले स्टूडियो से और सामने एक व्यक्ति था जिसका सबको पता है कि वो पागल है, जी। बेचारा किसी कारण से अपना मन के ऊपर कंट्रोल खो चुका है, जी। और उसने हम दोनों को देखा और उसने गालियां देनी शुरू कर दी। अब आप बताइए क्या करेंगे।
अगर हमें मालूम है तो हमें फिर चुपचाप से निकल जाना चाहिए। चुपचाप करें। अगर आपको मालूम नहीं है तो आप उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाओ जी, बिल्कुल। लेकिन जब आपको पता ही है कि भाई ये तो पागल व्यक्ति है तो आप हंसेंगे, बल्कि अगर आप में थोड़ा दया भाव होगा तो आपको थोड़ा दया आ भी आ जाएगी। जाएगी, बिल्कुल। सो रिमेंबर, अब मैंने बोला था ना कि अगर आपको एक बार फाइट एंड फ्लाइट सिस्टम समझ में आ गया तो बहुत कुछ जीवन समझ में आ जाएगा। मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन वर्किंग बता दिया अभी देखिए आपको समझ में आ गया कि जो व्यक्ति गुस्से में है उसका थिंकिंग ब्रेन काम नहीं कर रहा उसमें, और वो जो व्यक्ति था गालियां दे रहा पागल, उसमें एक फर्क नहीं है। तो गुस्से को आप टेम्परेरी मैडनेस मानिए, चाहे वो आप पे चढ़ी है चाहे वो दूसरे पे चढ़ी है। एंड अगर किसी के ऊपर टेम्परेरी मैडनेस है तो उसके सबसे सही हैंडलिंग का तरीका क्या है? साइलेंस इज द बेस्ट रिस्पॉन्स। ओके। उस बंदे को शांत होने दो पहले, क्योंकि धीरे धीरे एमिगडाला जब देखेगा कि मुझे रिवर्स थ्रेट नहीं आ रही है तो वो कंट्रोल दे देगा थिंकिंग ब्रेन को, और उस सामने वाले व्यक्ति के जब थिंकिंग ब्रेन तक कंट्रोल पहुंच जाएगा तो वो नहीं कर पाएगा जो अदरवाइज करने लगा। लेकिन उस स्थिति में हम लोग भी क्या करते हैं, हमारा भी थ्रेट परसेप्शन बढ़ जाता है, बिल्कुल। तो हम भी चिल्लाना शुरू कर देते हैं। और वो फिर और ज्यादा। बस कहते हैं कि शब्दों के दांत नहीं होते मगर वो फिर भी काट लेते हैं, और दीवार और पत्थरों के बिना दिलों को बांट देते हैं। क्या बात है, बहुत बड़ी बात आपने कही है। डॉक्टर अरुण भारद्वाज जी की अगर हम बात करें तो इनको मॉडर्न बाबा भी एक तरीके से कहा जाता है, क्योंकि सिर्फ खुशी ही नहीं, मानवीय जो रहस्य जो हम जैसे सर बता रहे हैं कि एक कंट्रोलिंग माइंड होता है, एक थिंकिंग माइंड होता है, एक आम इंसान के लिए इन सब पर सोचना, विचार करना, स्टडी करना एक बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन सर को ये सब चीज़ें उंगलियों पर है और पता है, मालूम है कि कौन सा सिस्टम कैसे काम करता है। सर एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि अगर हम करंट सिनेरियो की बात करें, हाँ जी, पहले शायद मुझे ऐसा लगता है कि शायद पहले के ज़माने में लोग थोड़ा कम गुस्सा करते थे। आजकल जो ये गुस्से की फ्रीक्वेंसी है ये बहुत ज़्यादा हो चुकी है, मतलब हर 10 मिनट में गुस्सा, हर समय गुस्सा। कुछ लोग तो ऐसे हैं, आप बात करने जाएंगे तो वो इस तरह से बात करेंगे कि मान लीजिए कि कुत्ते ने काट दिया हो। तो ये क्यों इतनी फ्रीक्वेंसी और टेंडेंसी बढ़ती जा रही है? आई एम प्रीटी श्योर जो भी दर्शक देख रहे हैं, आपने उनकी भावों को अभिव्यक्त किया, सबके मन में प्रश्न होगा, है ना। और यूथ में ये ज़्यादा हो रहा है, टेंडेंसी ज़्यादा हो रही है। हमने गुस्से का ऑपरेटिंग सिस्टम तो समझ लिया, अब देखते हैं कि गुस्से का रूट कॉज क्या है। मुझे भी गुस्सा आता है, आपको भी आता होगा, सबको आता है जी। एक तो इसका हमने कारण देख लिया कि क्या कारण है। तो गुस्सा इतनी बुरी चीज नहीं है अगर सही समय पे आए और सही तरह से उसको अभिव्यक्त किया जाए। ये भी मैं दृष्टिकोण डालना चाहता हूँ। देखिए, आप मुझे ये भी तो कह सकते हो ना, चिल्लाना जरूरी नहीं है गुस्से में कि हम लोग बाजू में लेके और लड़ाई के लिए उतर जाएं। हाँ, हो सकता है मैंने कुछ कहा, आपको अच्छा नहीं लगा, तो आप भी ये भी तो कह सकते हो, अरुण जी अब आप जो कह रहे हो ना, प्लीज और ज्यादा मत कहिए, मुझे इस बात पे गुस्सा आ रहा है। जी, पहले बता दिया अपना फीलिंग। देखिए, गुस्सा एक्सप्रेस हो गया ना, लेकिन हमने क्या किया, गुस्से को पॉजिटिवली एक्सप्रेस किया, है ना। मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूं कि जब महात्मा गांधी जी को साउथ अफ्रीका में ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था, उनके पास टिकट था, जस्ट उनके स्किन के कलर की वजह से उनको फेंक दिया गया जी। तो अगर कोई आम आदमी होता तो बोलता, पत्थर उठा के पत्थर वत्थर फेंकता, एक दो शीशे तोड़ता, गालियां वालियां देता और खत्म हो जाती बात जी। पर महात्मा गांधी ने उस गुस्से को अपनी सकारात्मक पावर बना दिया। उन्होंने कहा, आज तुमने मुझे इस ट्रेन से बाहर फेंका है, मैं तुम लोगों को अपने देश से बाहर फेंकूंगा। और उन्होंने उस गुस्से की जो ऊर्जा होती है उसको सकारात्मक रूप में अभिव्यक्त किया नॉन वायलेंस के मेथड से। जस्ट इमेजिन कीजिए, है ना। तो गुस्सा जो है वो सकारात्मक तौर पे भी उसकी अभिव्यक्ति की जा सकती है। लेकिन आता क्यों है, हम गुस्सा क्यों होते? जब हमें लगता है हमारी एक्सपेक्टेशंस मैच नहीं होती ना, जब हम दुनिया से जो चाहते हैं वो हमें नहीं मिलता, जब हमें अपने अंदर जो भावनाएं हैं उनकी अभिव्यक्ति के लिए मौका नहीं मिलता, मैं गुस्सा हूं पर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूं, तो क्या होगा? प्रेशर कुकर बन गया और फट जाए। और नहीं, और फटेगा कब? जब कोई और आके ना उस सीटी को छेड़ देगा उसके ऊपर, उसको पता भी नहीं होगा मेरे साथ क्या हुआ। अब सपोज कीजिए मैं यहाँ बैठा हूँ आज, सपोज कीजिए मैं अपने घर से आया, अब मैं तो तैयार हो रहा हूँ, मेरा इंटरव्यू है आज रेडियो स्टेशन में, टीवी स्टेशन में, राइट। और बीवी कह रही है रोज कहीं ना कहीं जाते रहते हैं, तो मैं कह रहा हूँ यार जल्दी दो, मैं भूखा हूँ, खिलाओ मुझे, लंच कराओ, मुझे जाना है प्रोग्राम के लिए। और उनसे परोठा जल गया और मुझे तो बहुत गुस्सा आ गया कि देखो यार, मैं घर को संभाल के रखता हूं, सब कुछ मैं अपने घर के लिए करता हूं, और मुझे एक लंच में भी जला हुआ परोठा मिल रहा है जी। और बीबी भी भड़क गई कि घर का तुम्हें क्या पता। और उस भड़के हुए भाव से मैं यहां पर आ गया। अब जला परोठा, उसकी कड़वाहट को मैं किसके ऊपर उतारूंगा?
जो भी सामने आ जाएगा। बिल्कुल। कहते हैं कि कितनी बार ऐसा होता है कि व्यक्ति किसी और की भावनाओं भविष्य से खेलता है और कोई और ही उस जले हुए पराठे की कड़वाहट को झेलता है। क्या बात है, क्या बात तो जब ऐसा है। होना, ये शायद हर एक की जिंदगी में होता है। पत्नी से कलह हुआ और फिर बॉस हो गया, पत्नी से कलह हो गया, पूरी टीम की जो है वो क्लास लगा देंगे। क्लास लग जाती बिल्कुल सही। है। तो जब भी एक्सपेक्टेशन मिसमैच होती है ना, तो हमारे अंदर जो भाव उत्पन्न हो जाता है वो गुस्से का होता है। दूसरी चीज है, जब हमारी कोई वैल्यू सिस्टम्स को डिस्टर्ब करता है, चाहे वो हम खुद, कई बार हम अपने आप से गुस्सा हो जाते हैं जी, क्योंकि हमने अपनी वैल्यू सिस्टम्स को खुद ही वायलेट किया है। तो गुस्सा हम इसलिए होते हैं क्योंकि देयर इज अ वायलेशन ऑफ आवर ओन वैल्यू सिस्टम, या जब हमारी आकांक्षाएं पूरी नहीं होती है, हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं। और आजकल के समय में जहां पे हम लोग सोशल मीडिया के द्वारा ड्रिवन कल्चर होते जा रहे हैं, कहते हैं ना कि लोग अपने दुख से इतने दुखी नहीं है जितने दूसरों के सुख से दुखी है ना। और क्या कहें, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो इस वजह से अपनी जिंदगी से हमें इतनी अपेक्षाएं हो गई हैं, आकांक्षाएं हो गई हैं, और वो क्योंकि फुलफिल नहीं हो पा रही हैं, तो उससे जो भाव उत्पन्न हो रहा है वो क्रोधात्मक, और वो भी नकारात्मक गुस्सा, वो भाव हमारे अंदर बहुत ही डोमिनेंट होता जा रहा है। डॉक्टर साहब, एक बात नई मैंने भी सीखी कि हमारी एक्सपेक्टेशन से गुस्सा, क्यों गुस्सा तो सबको ही आता है, ये हमें मालूम था, शायद लेमन कोई इंसान होगा उसे भी मालूम है कि गुस्सा आता है, लेकिन उम्मीदों से गुस्सा आता है, ये पहली मर्तबा पता चला। हाँ, सोचिए ना, अब मैं मतलब इतने दुखी, कई बार तो इतने बुरे बुरे केसेस होते हैं जहाँ पे तेजाब फेंका जा रहा है, दूसरे व्यक्ति की भावनाओं की कद्र भी नहीं की जा रही है, मेरी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हो रही है, तो मुझे इतना गुस्सा आ गया कि मैं लॉ को अपने हाथ में ले लेता हूँ। सोचिए। अभी चंबा में भी हुआ सर, एक लड़की को एक युवक छेड़ रहा था, वो थाने गई तो उस पर चाकू से हमला कर दिया। दुर्भाग्य। और इसमें देखिए बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं कि हम लोगों ने अपने कल्चर को, जब बच्चा बड़ा हो रहा है, जब उसका ऑपरेटिंग सिस्टम अभी लर्न कर रहा है, हम उनको एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट नहीं सिखा रहे हैं। देखिए, गुस्सा मत करो ये सोल्यूशन नहीं है, गुस्से को मैनेज कैसे करना है वो सोल्यूशन है। और मुझे नहीं लगता कि कोई पेरेंट्स इस चीज़ पे ध्यान दे रहा है कि बच्चों की क्या एक्सपेक्टेशंस है, उसको कैसे मैनेज किया जाए। मनोज भाई, आपने बचपन से सुना होगा, बच्चा बड़ा होनहार है जी, बहुत अच्छा है जी, बस फोकस नहीं है। टीचर भी ये कहते हैं, पेरेंट्स भी यही कहते हैं, लापरवाही जी, फोकस नहीं है। क्या कोई सिखाता है फोकस करना कैसे है? वो कोई नहीं सिखाता। हमारे फोकस का तरीका पता क्या है? वही एंगर के लिए भी वही है, बाकी चीजों के लिए भी वही है। तो फोकस का तरीका, तुम ना जब तक तुम्हारा होमवर्क खत्म नहीं हुआ कोई बाहर नहीं जाओगे, फोकस। बिल्कुल। फोन ले लिया जाएगा, टीवी बंद कर दिया जाएगा। उससे क्या होगा? गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन। बिकॉज एक तो ऊर्जा इतनी ज्यादा होती है इस भाव में, बिल्कुल, और उसको आप मैनेज नहीं कर रहे हो, उसको सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो। अजय, तुझे तो गुस्सा ही बड़ा आता है, बताइए इससे क्या लाभ होगा? तो पहले तो हमें यह जानना होगा, चीजों के रूट कॉज को समझना होगा, और चीजों के रूट कॉज पे मैनेज करना पड़ेगा। जब हम ये मान लेंगे कि गुस्सा एक भाव है, हर एक में रहेगा ही, अब कौन उसको अच्छे से समझ सकता है, वो जो है उसके ऊपर विजय पा लेगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया सर। हैप्पीनेस इंजीनियरिंग आपका एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट, जिसमें आपने एक्सपर्टीज़ है आपके पास। मेरा एक प्रश्न है बीच में, उसके बाद मैं फिर से उन्हीं पॉइंटर्स पर आऊँगा जो खुशी को तबाह करती है चीज़ें। मेरा ये प्रश्न है आपके अनुसार, क्योंकि आपने कईयों की ज़िंदगियों को संवारा है, कई जो अंधेरे में चले गए थे उन्हें बाहर निकाला है, आपके अनुसार खुशी की असली परिभाषा क्या है? क्या ये किसी वस्तु से होती है, या किसी सफलता से, या किसी मन की स्थिति से होती है? क्या होती है खुशी? बहुत सुंदर। आई थिंक ये आप जो प्रश्न पूछ रहे हो ना जी, ये कोर है जीवन का। सब लोग आई थिंक इस जर्नी में, इस एक्सप्लोरेशन में हैं जी। तो जो मुझे समझ है, मैं पॉइंट ऑफ व्यू, माई पॉइंट ऑफ व्यू आई वांट टू शेयर विद यू, जी, है ना। आइए थोड़ा सा कॉन्वर्सेशन करते हैं। जी बिल्कुल। देखिए, सबसे आसान चीज, वैल्यू जिसकी हम देखते हैं जीवन में, वो क्या है बताइए? हम कहते हैं इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा, आजकल सबसे ज्यादा वैल्यू किस चीज की है? आजकल तो सोना चांदी। हाँ, मनी, मटेरियलिस्टिक वेल्थ, है ना। अच्छा, आपके पास 1 करोड़ रुपया है, गोल्ड भरा पड़ा है हाथ में, और गलती से आप कहीं रेगिस्तान में फंस गए, जहां पे गाड़ी खराब हो गई थी, अनफॉर्चुनेटली कोई आसपास नहीं है, अब आप प्यास से बिल्कुल व्याकुल हो, और कोई व्यक्ति वहां पे आ जाता है, अब जा भी नहीं सकते, गाड़ी भी नहीं चल रही है आपकी एंड ऑल दैट, कोई व्यक्ति वहां पानी की बोतल लेके आ जाता है,
और व्यक्ति जो है जो प्यास से इतना व्याकुल है कि उसके प्राण निकलने वाले हैं, तो बताइए वो कितना पैसा देने के लिए तैयार हो जाएगा उस पानी की बोतल के लिए? सब कुछ ही दे दे। सब कुछ दे देगा ना। इसका मतलब क्या समझ में आया कि पैसे की वैल्यू होगी, लेकिन पैसे की वैल्यू काहे में है? जो चीज उससे खरीदी जा सकती है। तो इसका मतलब पानी की वैल्यू है, पैसे से जो खरीदा जा सकता है उसकी वैल्यू है, पैसे की नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, आप भोजन खरीद सकते हो, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि भाई देखो तुमको भोजन करना नहीं है, ये वाली चीजें तो बिल्कुल भी नहीं खानी है। अब पैसा है, पैसे से आप चीजों को भी खरीद सकते हो, लेकिन उन चीजों को इस्तेमाल नहीं कर सकते, यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगी, तो क्या वैल्यू रह जाएगी उस चीज की? नहीं। अच्छा, अब एक स्टेप और आगे चलते हैं। उस चीज को आप यूटिलाइज भी कर सकते हो। आपने कुछ खाना खाया, बिल्कुल चांदी और सोने के वर्क में लगा हुआ था, आपने बहुत सारे पैसे खर्च किए उसके, लेकिन पेट खराब हो गया, वैल्यू रह गई क्या पैसे की? ना। इसका मतलब क्या हुआ कि पैसे की वैल्यू नहीं है, पैसे से जो खरीदा जा सकता है उसकी वैल्यू है। पैसे से जो खरीदा जा सकता है उसकी वैल्यू नहीं है, अगर आप उसको उपयोग कर पाओ तब उसकी वैल्यू है जी। उपयोग कर पाओ उसकी वैल्यू नहीं है। अगर उससे आपको आनंद की अनुभूति होती है तो तब उसकी वैल्यू है। इसका मतलब क्या हुआ? एंड में हमारे जीवन में हम क्या चाहते हैं कि आनंद की अनुभूति हो। अब किसी को वो आनंद की अनुभूति करोड़ रुपए खर्च करके भी ना हो शायद, और किसी को वो आनंद की अनुभूति 10 रुपए की एक चाय नुक्कड़ पे किसी दोस्त के साथ में खड़े होकर पीने में भी हो जाए। क्या बात है, क्या तो अगर हम इस बात को दिमाग में बिठा देंगे ना, तो हैप्पीनेस की डेफिनेशन अपने अंदर अपने आप ही समझ में आ जाएगी। एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी के बीच का जो गैप है ना, वो हैप्पीनेस है। अगर हमारी एक्सपेक्टेशंस ये है और रियलिटी ये है तो आप खुश हो जाओगे। अगर आपने अपनी एक्सपेक्टेशंस को यहां पे बढ़ा दिया और रियलिटी यहां तक पहुंची, तो ये गैप जो है वो फ्रस्ट्रेशन देगा और आपकी हैप्पीनेस को टेक अवे तबाह कर देगा। बिल्कुल, बड़ी वैलिड और सॉलिड बात आपने कही कि 10 रुपए में भी आप जो है वो खुशी ढूंढ सकते हैं जो आपको करोड़ों में नहीं मिलेगी। देखिए ना, मैं जब भी पूछता था हैप्पीनेस के बारे में, तो मैं जो आपसे शेयर कर रहा हूँ वो एक्सपीरियंशियल विजडम है, और जो मेंटर्स हैं मेरे जिनसे मैं मिला, उनसे सीखने को मिला, उसको मैं आप तक पास कर रहा हूँ। और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे ये मौका मिल रहा है आज, है ना? ये हमारा सौभाग्य सर। थैंक यू। लेकिन हमेशा एक बात कही जाती थी, हैप्पीनेस इज विद इन यू, हैप्पीनेस इज विद इन यू, डोंट सर्च आउटसाइड। तो मैं कहता था विद इन मी तो ठीक है, अरे भैया पानी है धरती के गर्भ में, लेकिन निकालना कैसे है वो भी तो कोई समझाए। तो जब तक मुझे बोरवेल करना नहीं आएगा, कुआं खोदना नहीं आएगा, तो पानी होगा होगा, पर मैं तो प्यासा मरूंगा ना। तो मैं चाहता था कि मैं अपनी शोध के द्वारा उन मेथड्स को इजाद कर सकूं जो मॉडर्न जीवन में हमारे यूथ के लिए, हम लोगों के लिए एक्सेस दिलवा सकें हैप्पीनेस का। तो ये जो मैंने आपसे थॉट शेयर की है ना कि व्हाई हैप्पीनेस इज विद इन यू, कहते हैं ना तेरे मन के अंदर है। कॉमनली हम यही बात कहते हैं कि खुशी हमारे अंदर ही है, आपको कोई बाहर से खुश नहीं कर सकता। उसका तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो अनुभव होना है ना, वो कहते हैं कि अगर आपने एक 5 स्टार में बैठ के कॉफी पीना और एक नुक्कड़ पे 10 रुपए के कुल्लड़ में कॉफी पीना, दोनों को एंजॉय किया ना, तो आप स्पिरिचुअल हो गए। ना आप वहां पे अनकंफर्टेबल हो उसको, क्योंकि तब आप कॉफी को एंजॉय कर रहे हो। हम लोग क्या करते हैं, वो एक स्टोरी आती है कि एक बार गुरु ने कहा कि जाओ अंदर, अब चाय पीने का समय हो गया था, बोला अंदर जाओ और अपने अपने प्याले ले लो। तो अब गए अंदर, जो सबसे पहले घुसा उसने देखा कि एक सोने का प्याला था, एक चांदी का था और एक कांसे का था। अब सबसे पहले वाले ने सोने का उठाया जी। अब वो जो बाहर आया तो बड़ा खुशी खुशी आया चाय पीता हुआ। दूसरे वाले ने सिल्वर का उठाया तो उसकी मुस्कान थोड़ी कम थी, क्योंकि दूसरे वाले को सोने का प्याला मिल गया था। और तीसरे वाला तो आप सोच ही सकते हो, उसके पास तो ब्रॉन्ज का था जी। तो अब टीचर उनको सबक ही सिखाना चाहते थे। उन्होंने कहा भैया तुम्हारी मुस्कान में ये भेद क्यों है? प्याले तो मेरे हैं, मैं तो वापस ले लूंगा अभी थोड़ी देर बाद। हाँ बिल्कुल। और जो तुम पीना और आनंद लेना चाहते हो वो चाय है जी। तो हम प्यालों को जो हम छोड़ के चले जाने वाले हैं उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, और वो जो चाय है, जो जीवन है, जीवन की एक क्षण है, मूवमेंट्स हैं, उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। मतलब खुशी एक चॉइस है, मतलब सिचुएशन का परिणाम नहीं है। करेक्ट ना, करेक्ट ना। वी हैव टू लर्न कि एक्सेस कैसे करना है उसको। और ये बात अगर समझ में आ जाए कि अल्टीमेटली हम लोग पैसा नहीं सीख कर रहे हैं, पदवी नहीं सीख कर रहे हैं, हम वो खुशी का अनुभूति उसको सीख कर रहे हैं, आई थिंक जीवन बदल जाएगा। सब मेरे दिमाग में भी बहुत सारे प्रश्न हैं खुशी को लेकर के, कि खुशी अल्टीमेटली, मतलब चलिए आपने बताया कि एक आनंद की अनुभूति है जो कहीं पर भी हो सकती है, लेकिन क्या ये कुछ प्रैक्टिसेस करके आती है, या फिर
यूँ कहे कि किसी के नेचर में ही है, मतलब इसको कैसे कर सकते हैं अगर किसी की लाइफ में नहीं है काइंड ऑफ जो खुश रहना पसंद नहीं करता है, तो क्या ये प्रैक्टिस करके आप खुशी तक पहुंच सकते हैं? किस तरीके से, मतलब थोड़ा बताएं सर। वंडरफुल। तो सबसे पहले तो ये है कि खुशी एक प्रोसेस, मेरा जो पर्पस था जी, आप कहते थे कि खुशी तो आपके अंदर है ना, तो मैं कहता था फिर मैं उसको एक्सेस कैसे करूं। तो जो मैंने शोध किया और मेरी पीएचडी का एक ही फोकस था कि मैं ना तो मुझे प्रमोशन चाहिए ना मेरे को प्रोफेसर बनना है, मैं शोध करके ये जानना चाहता था कैन आई मेक सर्टन चेंजेस इन माई एनवायरमेंट, मैं ऐसा क्या करूं अपने जीवन में जिससे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सपीरियंसिंग हैप्पीनेस बढ़ जाए। देखिए सब चीज जीवन में प्रोबेबिलिटी है जी, लेकिन क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूं जिससे मेरे जीवन में खुशी की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए, और उस प्रोग्राम को मैंने नाम दिया इंजीनियरिंग हैप्पीनेस। ओके, ताकि ये होप क्रिएट हो सके कि मेरे हाथ में भी कुछ है, सब कुछ नेचर का डाय नहीं है कि वो पासा फेंका गया और मेरा जीवन डिसाइड हो जाएगा, वैसा भी होता है, लेकिन क्या मैं कुछ चीजों का कंट्रोल ले सकता हूं? तो उत्तर था हाँ, और वो प्रोग्राम है इंजीनियरिंग हैप्पीनेस। और मैं आपको उसका एक संक्षेप में बताना चाहूंगा, डिटेल हम कभी नेक्स्ट सेशन में करेंगे। मैंने उसको हैप्पीनेस एक्रोनिम पे ही डाल दिया, हैप्पीनेस जी। तो HAPPINES, H स्टैंड्स फॉर हेल्दी माइंड एंड बॉडी। ओके, आपको अपने आप को हेल्दी रखना पड़ेगा। फिजिकल दिमाग तभी अच्छा काम करेगा जब बॉडी अच्छी है। अगर कोई रोग युक्त होगा तो उसको परेशानी रहेगी ज्यादा। उसके बाद में माइंड को हेल्दी रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग अपनी सेहत का ध्यान रखने का मतलब होता है अपनी बॉडी का, डॉलों शॉलों का, सिक्स पैक का ध्यान तो रखते हैं, लेकिन यहां पे भी एक चीज है ना जो बाकी सब चीजों को कंट्रोल कर रही है। तो हेल्दी माइंड एंड बॉडी, उसको मेंटेन करना बहुत जरूरी है। सेकेंड, A स्टैंड्स फॉर HAPPI, A स्टैंड्स फॉर एमिकेबल रिलेशनशिप्स। ओके, हम लोग ना ह्यूमन बींग्स, एक हार्मोन है हमारे जो सिक्रीट होता है, उसका नाम है ऑक्सीटोसिन जी, जो माँ बच्चे के अंदर पैदा होता है जब माँ बच्चे को दूध पिलाती है, तभी उनका बॉन्ड सबसे सुदृढ़ होता है। क्योंकि मैं आपको जानता हूं, अब जैसे ही हम लोग बाजार में मिलते हैं, हम हग करते हैं एक दूसरे को, ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। तो ये ब्रेन फिर से सर्वाइवल के लिए कह रहा है, बॉस ये वाला बंदा तुम्हारी सर्वाइवल में हेल्प कर सकता है, तुम्हारा मित्र है, इसलिए इंजॉय करो इस मूवमेंट को, ऑक्सीटोसिन। तो वो रिलेशनशिप हार्मोन हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो अगर हमें को रिलेशनशिप को मैनेज करना नहीं आएगा, हम लोग खुश नहीं रह पाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैप्पीनेस वुड बी लेस। तो अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें कम्युनिकेशन स्किल्स भी चाहिए, हमें रिलेशनशिप मैनेजमेंट स्किल्स भी चाहिए, हमें शब्दों का सही प्रयोग भी चाहिए। तीसरी चीज हो गई, 3 तक ही जाएंगे आज, तीसरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज इज पर्पस इन लाइफ। कई बार हम कहते हैं ना, हेल्थ इज वेल्थ जी। मैं आपको चाहूंगा, जो दर्शक भी हमारे सामने बैठे हैं, हेल्थ इज वेल्थ तो ठीक है, लेकिन अगर जीवन में आपके कोई पर्पस ही नहीं है तो आप सुबह उठोगे, आप कहोगे कि मैं उठूं क्यों जल्दी, हेल्थ करके मुझे करना क्या है। और कई बार जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, ये वाला जो सिंड्रोम है ना, उनमें आ जाता है कि अब तो हम रिटायर हो गया, अब हमें कुछ नहीं करना, घर में बैठेंगे जी, बिल्कुल पूरी उम्र कर लिया, पूरी उम्र कर लिया। और जैसे ही वो पर्पसलेस होते हैं तो पहले वो मानसिकता को अफेक्ट करना शुरू कर देता है, मानसिक हेल्थ के बाद वो फिजिकल हेल्थ को अफेक्ट करना शुरू कर देता है। तो जीवन में पर्पस ऑफ लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो 3 प्राइमरी मुझे पैरामीटर्स मिले थे हैप्पीनेस के, और चौथा था ग्रोथ। हम लोग हमेशा ग्रो करना चाहते हैं। तो हेल्दी माइंड एंड बॉडी, एमिकेबल रिलेशनशिप, पर्पस इन लाइफ, स्ट्रॉन्ग पर्पस इन लाइफ, एंड फोर्थ ग्रोथ माइंडसेट, है ना, परसूट ऑफ एक्सीलेंस। अगर ये चीजें हम अपनी जीवन में इसके ऊपर ध्यान केंद्रित रखेंगे और जरूर कुछ ना कुछ करते रहेंगे इन चारों विषयों के ऊपर, प्रोबेबिलिटी ऑफ यू एक्सपीरियंसिंग हैप्पीनेस वुड बी मोर। सर, आजकल के यूथ का शायद सबसे बड़ा ये प्रश्न होगा, मेंटल हेल्थ। हाँ जी। ये मेंटल हेल्थ खराब कैसे होती है और इस मेंटल हेल्थ को ठीक कैसे किया जाता है, और ये मेंटल हेल्थ अल्टीमेटली है क्या? वंडरफुल। आप इतनी सुलभता से इतने कॉम्प्लेक्स प्रश्नों को पूछ रहे हैं, इसमें मजा आ रहा है मुझे, और मैं भी होपफुली जस्टिस कर पाऊँ आपके इन प्रश्नों को उत्तर देते हुए। सी, मेंटल हेल्थ हम लोग रोज, अच्छा आप ये बताइए कि आप महीने में कितनी बार नहाते हैं? 30 दिन। क्यों? साफ सुथरा रहने के लिए और अच्छा फील करने के लिए। और गंदे कैसे होते हैं हम फिजिकली? यदि रोज ना नहाएं और धूल मिट्टी में रहे, वंडरफुल, या
मतलब डस्टी इन्वायरमेंट में रहे। हाँ, वो तो हो गया बाहरी। जी। फिर दूसरा कुछ और प्रोसेस भी हैं, स्वेटिंग होती है जी, है ना, बिल्कुल, उससे भी आप फील करते हैं भाई बाहर आ रहा है सब कुछ जुगन। तो हमको ये तो पता है कि नहाना है हमें, क्योंकि हमें पता है कि फिजिकल हाइजीन को कैसे मेंटेन करना है। बच्चे को ये पता है कि उसको रोज ब्रश करना है 2 बार 3 बार, सबको पता है हम लोगों को, है ना। तो डेंटल फ्लॉसिंग भी सबको पता है, बिल्कुल। मेंटल फ्लॉसिंग किसी को नहीं पता है। जी, अब जो हमारे शरीर के साथ हो रहा है वो हमारी मनोस्थिति मनोदशा के साथ भी तो हो रहा है। मैं घर से चलता हूँ रोज सुबह, हाँ? रोज सुबह चलता हूँ, मुझे नकारात्मक बातें सुनने को मिलती, अरे यार क्या कर रहा है ये, अरे तुझे तो गुस्सा नहीं होना चाहिए, अरे कैसा ड्रेसअप है यार तू आज, अरे तुझे क्या पता, तुझे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। कितनी गलत बात बोली यार तुमने। सोचिए दिन में हम कितनी नेगेटिविटी सुनते हैं, जी, पॉल्यूशन और डस्ट की तरह है ना। बिल्कुल। उसके बाद ये सब सुनने के बाद मेरे मन में भी विचार आता है, हाँ यार मैं तो बहुत गलत कर रहा हूँ। बिल्कुल। अरे मेरे में कैपेबिलिटी भी है कि नहीं है। सभी लोग कह रहे हैं मुझसे नहीं हो पाएगा, शायद नहीं हो पाएगा भाई। तो एक तो वो बाहर से जो नेगेटिविटी हमारे ऊपर फेंकी जा रही है, जी, और दूसरी हम अपने आप अपने लिए क्रिएट कर रहे हैं। तो वैसा ही हो गया जैसे कि बाहर से दस्त थी, अंदर से पसीना था। हाँ, बिल्कुल। तो फिजिकल बॉडी को क्लीन करने के लिए हमारे पास सब कुछ है, इसको भी तो क्लीन करना पड़ेगा ना, नहीं तो उस नकारात्मक ऊर्जा को आप विश्वास करने लग जाओगे। एंड दैट्स व्हाट इज कॉल्ड लॉस ऑफ सेल्फ एस्टीम। अगर मैं आपको बार बार ये बोलता रहूं, अरे तुम तो बड़े बीमार लग रहे हो यार, क्या हो गया तुम्हें बीमार, तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं कि 3-4 दिन के बाद में वो व्यक्ति वाकई में बीमार हो जाएगा। या कमजोर लगते हो, कमजोर लगते हो, क्या हो गया तुम्हें। हाँ। पावर ऑफ आवर माइंड। जी, तो मानसिक जो आपने कहा है कि मेंटल हेल्थ क्या है, मेंटल हेल्थ के 2 प्रकार हैं। एक है जो बिलीफ सिस्टम की वजह से होता है, और दूसरा है जो केमिकल के इम्बैलेंस की वजह से होता है। तो आपने देखा होगा 2 प्रोफेशन है, साइकेट्री एंड साइकोलॉजी। अगर किसी व्यक्ति के, क्योंकि अब ब्रेन में कुछ हार्मोन्स हैं, उन हार्मोन्स की कुछ जहाँ से वो रिलीज होते हैं उसके लिए कोई अंग है, हमारे ऑर्गन्स हैं, कई बार उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो केमिकल प्रोड्यूस होने बंद हो जाते हैं, है ना। तो जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इंसुलिन बंद हो जाए तो क्या होता है, डायबिटीज हो जाती है। तो वैसे ही जो हमारी बाकी सिस्टम्स हैं उनको एक्टिव रखने के लिए भी कुछ हार्मोन्स होते हैं। जैसे कि कोर्टिजोल जो है उसका काम है, इसको स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, लेकिन उसका अपना काम है फ्लाइट एंड फ्लाइट के लिए। अगर किसी व्यक्ति में कोर्टिजोल बहुत ज़्यादा हो जाए तो व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाएगा, उसकी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज हो जाएगी, एटसेट्रा। तो अगर केमिकल इम्बैलेंस है तो उसको केमिकल्स के द्वारा, दैट मीन्स मेडिसिन के द्वारा जरूरत पड़ सकती है हैंडल करने की। लेकिन अगर वो विचारों में दिक्कत आ गई है, आपको मैं एग्जांपल देता हूं जी, जरूर। और मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शक और पेरेंट्स स्पेशली इस बात को सुने। जी, एक बहुत फेमस सिंगर है विटनी ह्यूस्टन, उनकी ये स्टोरी है। ओके। तो ये स्टोरी सुनाती है। जी, एक बार वो बचपन में अपने घर आए और वो बहुत अच्छा उनका दिन गया था, तो बहुत चहक रही थी, तो गाना गाने लग गई जोर जोर से। अब उनकी माँ जो थी उनके सिर में दर्द हो रहा था बहुत जोर का। जी, तो अब सिर में दर्द हो रहा है, अब इतनी जोर से बच्चा गाना गा रहा है, तो उनका कोई नेगेटिव उनका मन था नहीं, लेकिन इतनी नॉइज उनको सह नहीं हो रही थी। उन्होंने कहा, क्या कर रही है, तुम्हारी इतनी कर्कश आवाज है, यू सिंग सो हॉरिबली, जी, व्हाट आर यू डूइंग। लेकिन उस माँ को ये नहीं समझ में आया कि इतनी छोटी सी जो बच्ची है उसके मनस्पटल पे इस बात का क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि उसकी माँ कह रही है कि इतनी कर्कश आवाज है। जी, अक्सर माँ बाप कह देते हैं ना, कितने कोई क्या तू कौवे की तरह चिल्ला रहा है। हाँ, बिल्कुल। अब उस बेटी ने इस बात को अपने दिल पे ले लिया। अब अगली बार जब उसका वो अगले दिन उसका कोई स्कूल में प्रोग्राम था, लेकिन दिमाग में माँ की बात चल रही है कि मेरी तो बहुत कर्कश आवाज है, कौवे जैसी आवाज है। अब ये सोचते सोचते सुर इधर उधर हो गए। अब टीचर ने कहा, तुमने क्या किया, तुम तो अच्छे से गाना नहीं गा पाई। जी, अब जो माँ की बात थी उसकी वैलिडेशन हो गई। हाँ, टीचर ने बोला। हम अक्सर कहते हैं तुम्हें बोलना नहीं आता स्टेज पे। बिल्कुल। अब ये सोचते सोचते मैं स्टेज पे चढ़ता हूँ, भूल जाता हूँ। अब मैंने अपने आप को भी कन्विंस कर लिया कि भाई मुझे बोलना तो नहीं आता। तो विटनी ह्यूस्टन कहती है कि पूरे जीवन में ये सोच के चलती रही कि मुझे गाना नहीं गाया जाएगा, जब तक मुझे ऐसा एक टीचर नहीं मिला जिसने कहा कि तुम्हारी आवाज तो बहुत सुरीली है। एंड देन दिस टीचर ट्रेन्स हर एंड रेस्ट इज हिस्ट्री, शी बिकेम सच अ पॉपुलर सिंगर। है ना। तो ये जो मानसिक अवस्था, जब बच्चा बड़ा हो रहा है उसको किस तरह का एनवायरनमेंट मिल रहा है, स्पेशली पेरेंट्स कैसे उसको एनवायरनमेंट दे रहे हैं, उसका हमारे मनस्पटल पे बहुत प्रभाव पड़ता है। जी, और ह्यूमन बीइंग की एक बहुत और इंटरेस्टिंग चीज जो हमने कई बार एनालाइज नहीं की होती, ह्यूमन बेबी इज अनफिनिश्ड प्रोडक्ट ऑफ नेचर। इसका क्या मतलब है, गाय का बच्चू होता है, कुछ घंटे के बाद खड़ा हो जाता है, खुद से दूध पीने लगता है, जी, थोड़े दिनों के बाद में तो वो चारा चरने चला जाता है। जी, एनिमल्स जंगल में पैदा होते हैं, देखिए उनको कौन संभालता है। बिल्कुल। लेकिन बेबी जो है, ह्यूमन बेबी, उसको 2 साल तक माँ बाप को
प्रिपेयर करते रहना पड़ता है। उसके कुछ कारण है, बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन बच्चा जो है उसकी हार्ड डिस्क बिल्कुल ब्लैंक आती है। ओके। तो उसमें भय कौन भरता है? सिर्फ एक ही भय होता है ह्यूमन बीइंग को, साउंड का, ताकि वो अपने आप को बचा सके और रोना शुरू कर देगा कुछ आ रहा है। बाकी सारे जितने भी फियर हैं, जितने भी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, सब कुछ वो कौन भरता है? समाज भरता है। सबसे पहले पेरेंट्स, उसके बाद आसपास वाले लोग, उसके बाद समाज। बिल्कुल। मैं आपको बीच में रोककर एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगा। एक वीडियो मैं कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर देख रहा था। वहाँ पर एक बच्चा एक सांप हाथ में लिए हुआ था एंड ही वाज सेइंग कि ममा लुक एट दिस इज़ अ बिग चाउमिन। हाथ में सांप लिया हुआ था और उसके साथ खेल रहा था और माँ दौड़ के आई और फिर भगाया। मतलब उसे मालूम नहीं था कि ये सांप है। चाउमिन कह दिया। देखिए, हम कहते हैं, देखिए हमारे क्या होता है, बच्चा भागता है ना, उसके पीछे माँ बाप, नाना नानी, दादा, 6 लोग भागेंगे उसको बताने के लिए, गिर जाएगा गिर जाएगा। बच्चों को ना ग्रेविटी का एहसास होने दीजिए अपने सामने, ताकि वो तब ना गिरे जब आप उनके पास नहीं हैं। अगर बच्चा चलते चलते गिरेगा, उसको समझ में आ जाएगा ग्रेविटी होती क्या है। नहीं तो आप सिर्फ कॉन्सेप्चुअली बताते रहोगे कि ग्रेविटी होती है, बेचारा गिर जाएगा, तुझे चोट ना लग जाए कहीं। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पेरेंटिंग जो है वो नए समय में अभी पेरेंटिंग डिफरेंटली होनी चाहिए, जिसकी वजह से बहुत सारी ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं समाज पे। हम बात करेंगे सर पेरेंटिंग पे, लेकिन उससे पहले जब आपने बच्चों की बात करी कि बच्चे जो है वो जैसा एनवायरनमेंट मिलता है फिर उस तरीके से, मान लीजिए वो बच्चा बड़ा हो गया। हाँ जी। उसके मन में वो चीज़ें तो है ही, वो सारे कॉम्प्लेक्सेस और सारी चीज़ें, सोल्यूशन क्या है फिर उसका? वो बड़े होकर कैसे उससे कोप अप करे? बिल्कुल। सी, हमारे समाज में क्या होता है, मैंने अब आपको बच्चे की समझ में आ गई कि हार्ड डिस्क तो ब्लैंक थी जब आया, तो उसके बाद क्या हुआ, पहले पेरेंट्स ने अपनी यूएसबी जो उनके एक्सपीरियंसेस हैं, समझ लीजिए कि एक यूएसबी दी और बच्चे के लगा दी कि भाई अर्थ बॉल गोल होती है, ये बाइसिकल होती है। अब बच्चा सीख रहा है ना उस यूएसबी से। फिर वो स्कूल में गया, फिर टीचर ने अपनी यूएसबी लगा दी कि तुझे पहली में ये सीखना है, दूसरी में ये सीखना है, तीसरी में ये सीखना है। एक्सक्यूज मी, 14 साल तक बच्चा जब तक वो अपने एक्सपीरियंसेस नहीं करने लग जाता, तब तक हम यूएसबी और हार्ड डिस्क उनकी ऐसे अपग्रेड करते हैं। फिर एक्सपीरियंशियल विजडम आना शुरू होता है ना? फिर हम अपने एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो इन पहले वाली यूएसबीज की वजह से, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो पेरेंट्स ने बताया हो या जो टीचर्स ने बताया हो, उनको मनोविज्ञान को पॉजिटिव कैसे रखना है इसका बहुत अच्छा आभास हो, ज़रूरी नहीं है। तो वो जो प्रॉब्लम्स हैं, कमियां हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं, लिमिटेशंस है, बच्चे के दिमाग में रहती हैं। इसीलिए कभी भी हमें अपने मेंटर सेलेक्ट करने में एक तो केयरफुल रहना चाहिए, जिनसे हम प्रभावित होते हैं, और अच्छे मेंटर ढूंढने के लिए हमेशा अग्रसर रहना चाहिए। वी शुड ऑलवेज फाइंड गुड मेंटर्स, गुड टीचर्स, राइट? क्योंकि मैं हमेशा मानता हूं कि टीचर कौन होता है? Who helps you become what you want to be. पर मेंटर वो होता है who helps you become what you can be. है ना? तो वो बताएगा कि भैया क्या क्या दिक्कतें हैं, और उसके लिए आपको पहले ये अनुभव, ये ज्ञान होना ज़रूरी है कि आप कहाँ हो और आप कहाँ जाना चाहते हो, आपको क्या लगता है, आपकी पोटेंशियल क्या है ना? तो उसके लिए अच्छे मेंटर्स का होना बहुत, मैं तो जो भी हूँ आज वो मेंटर्स के कारण ही हूँ, और जो भी मैं आपसे साझा कर रहा हूँ ज्ञान, ये बिट्स एंड पीसेस में मैंने ऐसे ही मेंटर्स से इकट्ठा किया है। तो मैं मानता हूँ पहले तो सबसे बच्चों को एक चीज़ सिखा दीजिए आप, और वो है क्यूरियोसिटी। ठीक है। वो जो भाव है ना, विस्मय बोधक भाव, आजकल के बच्चों में एक भाव आता जा रहा है, क्योंकि इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उनके पास में है। आप उनसे कुछ भी कहना शुरू करो, वो बोलेंगे आई नो। और ये आई नो जो है ना बहुत डेंजरस है। आई नो जो है लर्निंग को ब्लॉक कर देता है। तो आप अपने बच्चों को बस एक भाव जरूर सिखा दीजिएगा, टू बी क्यूरियस। ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि मान लीजिए अगर आप उस स्थिति में फंस गए हैं तो फिर मेंटोर आपको उससे बाहर निकाले। हाँ, बिकॉज सी, ये प्रोग्रामिंग को रीप्रोग्राम किया जा सकता है, और अब ये सिर्फ कहीं सुनी बात नहीं है। दीज आर साइंटिफिकली प्रूवन एंड टेस्टेड मेथड्स। फॉर एग्जाम्पल, एक मेथड होता है साइकोलॉजी में, उसको कहते हैं CBT, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जिसमें लोगों को सिखाया जाता है डिफरेंट तरह से, है ना, कि आपको एडिक्शन से कैसे निकलना है, आपको नेगेटिव थॉट से कैसे निकलना है, आपको बिलीफ सिस्टम को कैसे चेंज करना है। बहुत बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है बिलीफ सिस्टम का, है ना। मेरे पास बहुत सारी स्टोरीज हैं सुनाने के लिए, शेयर करने के लिए, कि जस्ट बिलीफ को चेंज करने से हाउ दुनिया चेंज हो जाती है। तो जो हम सोच सकते हैं ना, वट एवर अ मैन कैन थिंक ही कैन अचीव, राइट। तो अगर हमने अपने बिलीफ को रिस्ट्रिक्टेड कर दिया तो हम वहीं तक पहुंच पाएंगे। मतलब रीप्रोग्रामिंग हो सकती है। एब्सोल्युटली। ओह, वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछ लिया। रीप्रोग्रामिंग आपने वर्ड बोला, तो ब्रेन
कई बार ना जैसे बुजुर्गों से बात करने या बड़ों से बात करने लगो तो बड़े कहेंगे यार देखो मैं तो अब ऐसा ही हूँ, मैं तो नहीं चेंज हो सकता। जी आपकी विश है, आप चेंज नहीं होना चाहते और दुख में कष्ट में रहना चाहते हो, आपकी मर्जी है। लेकिन 75 ईयर तक एटलीस्ट ब्रेन की एक कैपेबिलिटी, उसको कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। ओके न्यूरोप्लास्टिसिटी दैट मीन्स जैसे आपने ब्रेन को पहली बार प्रोग्राम किया था, और वो कई बार अनकॉन्शियस प्रोग्रामिंग थी, आपने जो आसपास से देखा वैसी आपकी प्रोग्रामिंग हो गई, उस प्रोग्रामिंग को डेफिनेटली चेंज किया जा सकता है। और उसको चेंज करने का मेथड बड़ा आसान है, उसका मेथड है प्रैक्टिस। कि जो आपके न्यूरॉन्स, ये ना न्यूरल पाथवेज बनते हैं जिनको आइडियाज कहा जाता है, ओके और उन कॉन्टेक्ट्स, उन कनेक्ट्स को, उन पाथवेज को चेंज किया जा सकता है। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं सिंपल। देखिए कभी ना कभी तो हम दोनों पहली बार मिले थे। जी बिल्कुल। उस दिन तक आपको नहीं पता था अरुण भारद्वाज कौन है जी और मुझे नहीं पता था कौन मनोज जी। जी लेकिन जैसे ही हम मिले, अब जैसे आज जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं, आप लोगों को शायद मेरे बारे में कभी ना पता हो, लेकिन आज के बाद अभी क्या हो रहा है आपके दिमाग में, आप इस इंटरव्यू को सुनने के बाद ना सेम नहीं रहेंगे। क्योंकि अब मैं आपका जो ये स्पेस है ना दिमाग का, उसमें मैंने छोटा सा पार्ट रेंट कर लिया होगा। आज आपके दिमाग में वो सर्किट्स न्यू बन रहे हैं कि एक व्यक्ति है, उसका नाम है अरुण भारद्वाज। वो कैसा दिखाई देता है, उसका चश्मा पहन रखा है उसने, उसकी स्किन कैसी है, उसकी हेयर कैसे है, उसकी आवाज कैसी है। तो अगली बार आपको कोई भी कहेगा ना अरुण भारद्वाज को जानते हो, एकदम आप कहोगे हाँ जानता हूं, और उसी टाइम आपको मेरी आवाज, मेरे हाव भाव, मेरा चेहरा, सब कुछ याद आ जाएगा ना। बिल्कुल। और अगर आप लोग इस इंटरव्यू को बार बार देखेंगे तो वो रेंटल और पक्का हो जाएगा। बिल्कुल। तो देखिए क्या हुआ, अभी आपके दिमाग में कुछ सर्किट्स थे ही नहीं, लेकिन अब वो सर्किट तैयार हो गए हैं। विद इन दीज 15 मिनट्स, हाफ एन आवर वी विल बी टुगेदर। इसका मतलब क्या है, ब्रेन को प्रोग्राम किया जा सकता है। तो जैसे नए कनेक्शन बनाए जा सकते हैं, देयर इज अ मेथड टू रिमूव ओल्ड कनेक्शंस आल्सो। तो एक फिनोमिना होता है मनोज जी, मैं सुलभ तरह से बताना चाहता हूं। ब्रेन कहता है न्यूरॉन्स, इसको बहुत यूज किया जाता है न्यूरोसाइंसेस में, न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। जिस ब्रेन प्रोसेसेस को आप यूज करते रहोगे ना, वो प्रोसेसेस और स्ट्रांग बनते जाएंगे और स्ट्रांग बनते जाएंगे। तभी हम कहते हैं ना, मेमोराइज करने के लिए आपको रिपीट करना चाहिए किसी चीज को। तो हम जैसे हम दोनों बार बार मिलने लगे तो ऑटोमेटिकली दोस्ती हो गई, क्योंकि आपके दिमाग के जो मेरे नाम के न्यूरॉन्स आपके दिमाग में है ना, उसकी जो थिकनेस है वो मोटी होती जाती है। तो जितना हम उसको यूज करते रहते हैं उतना वो मोटा होता रहता है। उससे आप एडिक्शन बना भी सकते हो और एडिक्शन को खत्म भी कर सकते हो। व्हाट यू डू नॉट यूज यू लूज। सो न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर एंड व्हाट यू डोंट यूज यू लूज। तो आपको पता चल गया कि नए कैसे बनाए जाएं और पुरानी बैड हैबिट्स को खत्म भी किया जा सकता है और नए वाले बिलीफ्स को क्रिएट भी किया जा सकता है। भूलना काइंड ऑफ, दोनों ही चीजें पॉसिबल है। ओके। तो दैट मीन्स हमारे इनर ऑपरेटिंग सिस्टम को रीप्रोग्राम किया जा सकता है। एडिक्शन पर जब हम बात कर ही रहे हैं, तो आजकल यूथ की अगर हम बात करें, स्पेसिफिकली हिमाचल प्रदेश की, बाहर तो है ही, पंजाब की बात करें या फिर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की बात करें, वहाँ पर तो ये सारी चीज़ें हैं ही। लेकिन हिमाचल जिसे देवों की भूमि कहा जाता है, हाँ जी, जिसे ईमानदारों की भूमि कहा जाता है, ये एक परसेप्शन रहता है कि यहाँ के लोग बहुत ईमानदार होते हैं, बहुत सीधे साधे भोले भाले होते हैं। लेकिन आजकल, पहले भी नशे थे, अब सिंथेटिक ड्रग्स जो है वो आ चुके हैं, घर कर चुके हैं। नशे की गिरफ्त में बच्चा बहुत बुरे तरीके से पड़ चुका है। मतलब आप ये मान के चलिए 6वीं 7वीं क्लास से बच्चा जो है वो इस तरह के नशे करना शुरू कर देता है। ये नशा बच्चा क्यों करता है? देखिए, आपसे सीधे सीधे मेरे सवाल है, क्योंकि ये सीधे सवाल है और इनका कोई जवाब देता ही नहीं है कि बच्चा नशे की तरफ क्यों जाता है और क्यों ये स्थिति इस तरह की आज के समय में बन रही है और कैसे इससे बाहर निकला जा सकता है। हाँ, सबसे पहले तो आपने हिमाचल के बारे में बात की जी। मैं बहुत ही प्राउड फील करता हूँ कि आई एम बॉर्न इन दिस देवभूमि हिमाचल। सोलन मेरे जन्मस्थली भी है। और जब भी लोग कहते हैं ना कि मैं हिमाचल घूम के आ गया, तो मैं उनसे पूछता हूँ कहाँ, तो कहते हैं शिमला, कुल्लू मनाली। तो मैं कहता हूँ आपने हिमाचल को घूमा तो है, लेकिन हिमाचल को एक्सपीरियंस नहीं किया, क्योंकि हिमाचल शिमला और मनाली में नहीं बसता है, हिमाचल हिमाचलियों की इनोसेंस में बसता है। जब तक आपने हिमाचलियों की इनोसेंस को, हमारे विलेज के कल्चर को एक्सपीरियंस नहीं किया, तब तक आपने हिमाचल को एक्सपीरियंस नहीं किया। और इतना दुख होता है मुझे, हृदय विदारक। एक्चुअली मैं चाहता था कि आप ये प्रश्न पूछें। मुझे बहुत दुख होता है कि ये जो नशा है, ये गिरफ्त में हमारे यूथ को लेता जा रहा है। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है देख के कि हमारे जो सरकारी तंत्र है उसके काफ़ी सक्रिय है।
मैं अक्सर देखता हूं कि चिट्टे के साथ इतने लोग यहाँ पे पकड़े गए, वहां पे पकड़े गए, लेकिन मैं आज तक कभी नहीं देखा हूं कि कोई मेथोडिकल रिसर्च हुई हो और जैसा प्रश्न आपने मुझसे पूछा ऐसा प्रश्न हम अपने आप से पूछ रहे हो कि आप चिट्टे को तो पकड़ रहे हो, चिट्टे बेचने वाले को भी पकड़ रहे हो, लेकिन आप ये नहीं समझ पा रहे हो अभी तक कि इसकी डिमांड क्यों क्रिएट हो रही है। जब तक हम रूट कॉज को खत्म नहीं करेंगे ना कि हमारा यूथ चिट्टे की गिरफ्त में जा क्यों रहा है, उसको ये नीड क्यों क्रिएट हो रही है, जब तक डिमांड रहेगी ना, सप्लाई तो भाई साहब कहीं ना कहीं से आ ही जाएगी। तो बहुत अच्छी बात है, आप पकड़ते रहिए चिट्टे वालों को, लेकिन ये भी जानकारी जुटाइए कि हिमाचल का यूथ क्यों, क्या फीलिंग, क्या हो रहा है उनके अंदर, क्यों जा रहे हैं इस तरफ। मैं कुछ 2-4 चीजें जो मेरे दिमाग में है, जो मेरा एक्सपीरियंशियल विजडम है, बिकॉज आई गेट टू टॉक टू लॉट ऑफ यूथ। सबसे बड़ी बात है एकांकीपन। देखिए, रक्तदान महादान जरूर कीजिए, लेकिन आज के समय में एक रक्तदान से आसान लेकिन ज्यादा महत्वपूर्ण दान है, रक्तदान से ज्यादा बड़ा दान वक्त दान है। क्या बात। मनोज जी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं इसको एक थोड़ा डिटूर लेना चाहता हूं। एक बार मेरे को बेंगलोर में मौका मिला, एक फायर ऑफिसर थे, उनको मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा, 1994 या 95 की बात है। वो आए और उन्होंने हमको कहा कि फायर सेफ्टी क्या होती है, फायर सेफ्टी के बारे में हमें कुछ उन्होंने बताया जी। उन्होंने कहा, देखिए फायर सेफ्टी जो है आपकी जिम्मेवारी है। अच्छा। हाँ, क्यों कि जो भी फायर, जिस फायर ने एक शहर को जला दिया, उसकी शुरुआत कैसे हुई थी, एक लॉ के साथ हुई थी, एक फ्लेम के साथ छोटी सी। अगर उस फ्लेम को पहले 5 मिनट 10 मिनट में आइडेंटिफाई कर लिया गया होता तो एक ग्लास पानी भी उस आग को बुझाने के लिए काफी था। और अगर आज 5 मिनट वो फ्लेम आपकी आंखों के सामने नहीं आया, आपने उसमें पानी की बोतल नहीं गिराई, गिलास नहीं गिराया, और वो फ्लेम से फायर बन गई, तो फिर एक कुआं पानी भी उसको बुझाने के लिए शायद काफी ना हो जी, है ना। यही बात हमें ध्यान में रखनी होगी जब हम बात कर रहे हैं ड्रग एडिक्शन की जी। हमें यह पहले देखना होगा कि इसका कारण क्या है, उस फ्लेम को कैसे बुझाएं ताकि हम एक जग पानी से ही गिरा दें। सबसे इंपॉर्टेंट रोल इसमें मुझे लगता है वो है पेरेंट्स का। उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट रोल है सोसाइटी एज अ जनरल, और हम एक एक करके इस पे आएंगे क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, सेंसिटिव है, अक्सर लोग बात नहीं करते इस विषय। लेकिन हम सुपरफिशियल काम जरूर कर रहे हैं कि भाई पकड़ते रहो, डीलर तो और आते रहेंगे, तो बिजनेस है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है ये तो। लेकिन हमारे बच्चे क्यों जा रहे हैं, क्यों उन्हें लगता है कि देयर इज अ नीड। अब इसमें पहले एक लाइटर नोट पे मैं बताता हूं। जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में गया था, 1989 की बात है, मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज ज्वाइन किया, तो मेरे नाना जी ने मुझे एक सीख दी थी। ओके। उन्होंने कहा, बेटा बस ज्यादा भाषण नहीं देता मैं तुम्हें, 2 लाइनें बताऊंगा तुम्हें कि, और इसको याद रखना क्योंकि अभी पहली बार घर से बाहर जा रहे हो, तरह तरह के लोग मिलेंगे, जगह जगह से आए होंगे क्योंकि तब पूरे भारत से वहां पे बच्चे आते थे, और बाकी जगह तो वैसे ही ड्रग्स और ये सब चीजें पहले से ही ज्यादा तैयार थी। और हम लोग सोलन से, जहां पे ठेके के 100 फीट नजदीक खड़ा होना भी हम लोगों के लिए मुश्किल था कि लोग कहेंगे बिगड़ गया लड़का, बिल्कुल, है ना। हम उस परिवेश से आए थे। तो उन्होंने वो 2 लाइनें जो बताई कि बस एक कदम उठा था गलत राह शौक में, और जो यूथ सुन रहे हैं मैं चाहूंगा इस बात को तवज्जो दें, है कि बस एक कदम उठा था गलत राह शौक में, मंजिल तमाम उम्र फिर मुझे ढूंढती रही। क्या बात है। कई बार हम शौक में कुछ शुरू करते हैं और समझते नहीं है कि क्या होगा। माय फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूं, मुझे भी ये पता नहीं था बहुत समय तक कि ये जो सिंथेटिक ड्रग्स हैं जैसे चिट्टा है, तो मैंने अभी मनोवैज्ञानिक जो है उनसे भी बात की है, मैंने जेल के सुपरिटेंडेंट एक हमारे मित्र हैं उनसे भी पूछा, उन्होंने कहा 60 लोग हैं मेरे जेल में, उसमें से 48 चिट्टे से रिलेटेड है, और कुछ के तो इतने बुरे हाल हैं कि उनके पास जगह, सिरिंज लगाने की जगह भी नहीं है जी, और तड़पते हैं वो, तो बहुत दुख होता है ना। लेकिन कहते हैं, मैं उनसे सबसे पूछता हूं कि कितनी बार तुमने लिया कि तुम एडिक्ट हो गए। मेरे दोस्तों, कभी भी किसी के कहने से, सुनने से ट्राई मत करना। सिर्फ 3 बार अगर आप ट्राई करोगे ना तो एडिक्ट हो जाओ, ऐसी बुरी चीज है। क्यों? वो जो सर्वाइवल सिस्टम था ना, उसी को यूज किया जा रहा है अभी भी। एक केमिकल होता है डोपामिन, जो प्लेजर केमिकल, प्लेजर हार्मोन होता है, और ये सिंथेटिक ड्रग्स उसको सिक्रीट करने के लिए, लेकिन वो इतना सिक्रीट करती है जिससे दिमाग नम हो जाता है, उसके बाद छोटी मोटी चीज़ों से उसको आनंद ही नहीं आता है। तो अगर आपने सिर्फ 3 बार ट्राई किया ना,
बस उसके बाद गिरफ्त में आ जाओगे आप। उसके बाद मंजिल को आप क्या ढूंढोगे, मंजिल आपको ढूंढती रहेगी तो भी नहीं मिलोगे आप। जी। और दूसरी चीज मेरे नाना जी ने एक और सुनाई, बोलते हैं बेटा ध्यान रखना। अब आप पूछेंगे कि लोग आदत में क्यों पड़ते हैं ना, एक तो एकाकीपन, हमारे जब हमको लगता है कि मैं अपनी लाइफ को फुलफिल महसूस नहीं कर पा रहा, मेरे जीवन में प्यार की कमी है, अनफुलफिलमेंट देता है। मेरे जीवन में पर्पस की कमी है, अनफुलफिलमेंट होती है। मेरी एक्सपेक्टेशंस जो है इतनी ज्यादा थी लाइफ से, उसको मैं मैच नहीं कर पा रहा हूं, फिर भी अनफुलफिलमेंट होगी। तो आई थिंक कोर ऑफ एडिक्शन और नीड फॉर एडिक्शन इज फीलिंग ऑफ अनफुलफिलमेंट, सेंस ऑफ नो आइडेंटिटी, सेंस ऑफ नो पर्पस, सेंस ऑफ जीवन से मुझे बहुत कम मिला है, सब लोगों को ज्यादा मिल गया। अगर हमने उसको एड्रेस नहीं किया बच्चों के साथ में बैठ के, तो फिर जो अंत होता है वो होता है कि ये भटक जाते हैं बच्चे अपने मेन स्ट्रीम से, राइट। आपने पेरेंट्स की बात की सर, पेरेंट्स का कैसे रोल है इसमें? मान लीजिए पेरेंट्स कुछ कहते भी है, जब हम भी कभी बातचीत करते हैं कि हमने तो अच्छे संस्कार दिए थे, हाँ। हम तो अच्छे से पढ़ाया लिखाया, जिस स्कूल में कहा उस स्कूल में डाला, जो 10,000 चाहिए था हमने 12,000 दिया। ब्यूटीफुल। लेकिन फिर भी आप लोगों ने ना, मैंने कहा ना, रक्तदान से महादान वक्त दान। जी। जो पेरेंट्स देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, अपने दिल पे हाथ रख के कसम खाइए और बताइएगा अपने बच्चों के साथ आप कितना क्वालिटी टाइम बिता रहे हैं। और हमारे टाइम बिताने का मतलब भी कुछ और है। अब मुझे आजकल का समय क्या आ गया, सब बिजी हैं, सबने EMI ले रखी है, सबको कारें भी चाहिए, घर भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। जो छोटी मोटी काम है वो मीडिया इतना प्रमोट कर रहा है चीज़ों को, हम हर एक व्यक्ति जो है लग्जरी में रहना चाहता है। बिल्कुल। और उसकी वजह से क्या हो गया, हमारे जीवन बहुत व्यस्त हो गया। अब मुझे अपने बच्चे के साथ में आधा घंटा मिलता, अब मैं आधे घंटे में अपने बाप का पूरा फर्ज आधे घंटे में पूरा कर देना चाहता हूं। मैं इंस्ट्रक्शंस देना शुरू कर देता हूं, क्योंकि मुझे लगता है इसको ट्रैक पे रखना मेरा काम है, बाप का काम है। अब बच्चा क्या सोच रहा है कि भाई साहब आप पूरे हफ्ते मुझसे मिलते नहीं हो, मेरे जीवन में क्या हो रहा है वो आप जानते नहीं हो, मेरे क्या कष्ट हैं वो समझते नहीं हो, बस आके भाषण दे देते हो मेरे ऊपर। तो सबसे पहले जो मैंने फ्लेम की बात की ना, जहां पे रूट में हम दबा सकते हैं इस प्रॉब्लम को होने से हमारे घर में, सबसे पहले तो बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना शुरू कर दीजिए। जब तक आप उनसे ये ना समझ लें कि हम इनसे दिल से दिल जोड़ चुके हैं, हम इमोशनली कनेक्टेड हैं, तब तक उनको इंस्ट्रक्शन मोड में मत जाइए। आजकल का यूथ आपकी बात को सुनेगा नहीं, वो हट जाएगा। और हट जाएगा जब उसने आपसे चीजें छुपानी शुरू कर दी, तो वो भटक जाएगा। मेक देम योर फ्रेंड्स फर्स्ट। जब वो कुछ बता रहे हैं उनको टोके मत, उनको इतना कॉन्फिडेंस दें कि बेटा अगर कुछ गलत हो गया ना तो मैं हूं यहां पर, मैं तेरी सहायता करूंगा। हम क्योंकि उनको संस्कार नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि हम उनको समय नहीं दे पा रहे हैं, हम सिर्फ रिएक्ट कर रहे हैं। और आधी फ्रस्ट्रेशन तो हम अपनी निकाल रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है मुझे संस्कार देने चाहिए थे, मेरे पास समय नहीं था, मैं नहीं दे पाया। अब बच्चे ने ऐसा किया, तो बजाय अपने ऊपर जो अपनी झल्लाहट है वो बच्चे के ऊपर निकाल रहे हैं। तो एडिक्शन का रूट कॉज है अनफुलफिल्ड यूथ। और अनफुलफिलमेंट का कारण क्या क्या है वो हमें समझना होगा, और उस कारणों को हमें दूर करना होगा। सिर्फ पकड़ने से चिट्टा ये समस्या जाने वाली नहीं है जी। उसके लिए बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और बच्चों के अंदर आत्मसम्मान देना पड़ेगा कि अगर मेरे को कुछ और ना भी मिले दुनिया से, अगर मुझे 1000 लाइक्स ना मिले मेरी सोशल मीडिया पोस्ट पे, मैं फिर भी जो हूं अच्छा हूं। वो सेंस ऑफ सेल्फ प्राइड बच्चों में देना पड़ेगा। जी डॉक्टर साहब, मेरा एक प्रश्न ये है, मेरा इसलिए ये प्रश्न है क्योंकि अक्सर ये चीज़ें सामने आती है बार बार। गांव के माहौल की जब हम बात करते हैं तो गांव में आज की डेट में भी पेरेंट्स का ये सोचना होता है कि बच्चों को जितने रिस्ट्रिक्शंस के साथ रखेंगे उतना सही रहेगा। और हालांकि उसमें इक्का दुक्का ऐसे एग्जांपल्स होते भी होंगे जिसका वो एग्जांपल देते हैं कि फ़लाँ गांव में एक फ़लाँ कर्नल है और फ़लाँ ये है, वो घर में किसी को चू नहीं करने देते। हाँ। उनके घर में फुल रिस्ट्रिक्शंस है, उनके बच्चे देखो आगे कर्नल लग गए, उनके बच्चे देखो आगे इतने बढ़िया निकल गए हैं, सारी चीज़ें हैं। मतलब गांव में ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अब तो खैर शहरों में भी हो गए क्योंकि समय नहीं है और सारी चीज़ें हैं। तो रिस्ट्रिक्शंस, आप इस चीज़ को किस तरीके से देखते हैं? ये मतलब बहुत सारे लोगों को तो ये समझ आ रही है धीरे धीरे चीज़ें कि रिस्ट्रिक्शंस ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी
ऐसे एग्जाम्पल्स ले आते हैं लोग कि फिर वो उस चीज़ को जस्टिफाई करते हैं कि नहीं रिस्ट्रिक्शंस ज़रूरी है। करेक्ट। सो आई थिंक मैं रिस्ट्रिक्शंस को डिफरेंटली हैंडल करता हूँ, करना चाहता हूँ, और चाहूँगा कि हमारे दर्शक भी इस बात पे मनन करें। जी देखिए, एक जो मेरे पेरेंट्स की उम्र थी ना, वहाँ पे भक्ति भाव ज़्यादा था। जी जो भी पेरेंट्स ने कहा, हमारे पेरेंट्स ने उसको क्वेश्चन नहीं किया। भक्ति भाव था कि जो फादर ने बोल दिया वो लकीर है, पत्थर पे लकीर है, तो इसलिए टेंशन ही नहीं थी। जी अब मेरे पेरेंट्स ने मुझे शिक्षा दी कि भाई तुम्हें अवेयर होना चाहिए, यू शुड क्वेश्चन व्हाट यू डोंट अंडरस्टैंड। अब जब मैं क्वेश्चन करता हूं, अगर वो आंसर ना दे पाए तो फिर मेरे मतभेद हो जाता है दिमाग में। अब सोचिए, हम बच्चों को बोलते हैं बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, फिर वो छोटा सा बच्चा 4-5 साल का, वो देख रहा है मेरी माँ इस बुजुर्ग लुकिंग जो लेडी काम करने आती है, बर्तन धोने आती है, और बुजुर्ग हैं, दादी अम्मा की उम्र की लगती है, माँ से तो बड़ी लगती है, उसके ऊपर माँ चिल्ला रही है। अब उसको तो नहीं बेचारी को पता अभी कि ये सोशल एलिमेंट्स क्या होते हैं, लेकिन मतभेद आ गया। तो हम मतभेद उनके मन में ना डालें, है ना। तो अभी इसको हैंडल कैसे करें? फिर कंट्रोल का होना भी जरूरी है, सही बात पे तो उनको चलाना है। एक बुक है बहुत सुंदर, विक्टर फ्रैंकल करके इनका नाम है। मोटिवेशनल कोई भी ऐसी बुक नहीं होगी जिसमें इसका रेफरेंस नहीं होगा। बुक का नाम है इन सर्च ऑफ मीनिंग, है ना, मैन सर्च फॉर मीनिंग। उसमें एक बहुत सुंदर वाक्य लिखा गया है। तो ये व्यक्ति वो हैं जो होलोकॉस्ट में सर्वाइव किए थे, बहुत ही इनह्यूमन कंडीशंस में रहे पर सर्वाइव किया इन्होंने। क्योंकि उनके दिमाग में ये बात आ गई कि जब मैं यहाँ से निकलूंगा ना, तो इस स्थिति में कैसे जीवित रहा, इसके ऊपर लोगों को लेक्चर दिया करूंगा। पर्पस मिल गया उनको लाइफ का। और उन्हें एक गोल्डन लेटर में कहीं अपने सामने इस लाइन को लिख दिया जाना चाहिए, जो कहते हैं, यू गिव अ मैन अ वाई टू लिव एंड ही वुड बेयर एनी हाउ। अगर एक व्यक्ति को आप जीने का कारण दे दोगे ना, वो उसको कुछ भी करेगा उसको पाने के लिए। लोगों को चाहिए, हमें चाहिए एज अ सोसाइटी कि ब्लाइंड फेथ वाला समय नहीं रहा, अवेयरनेस वाली उम्र है, एज है। अब इंफॉर्मेशन एक्सेस में है, अनफॉर्चुनेटली वो वाली एज है। तो बच्चों को रिस्ट्रिक्शंस ना लगाओ, उनको दोस्त बना के उनको मतलब समझाओ, वाई समझाओ। ऐसा नहीं करना, उसके पहले उनको वाई समझाओ। आंसर देने से अच्छा उनसे क्वेश्चन पूछो। अगर उनके मुंह से आएगा ना कि मुझे एडिक्शन क्यों नहीं करनी चाहिए, मुझे आपसे बात क्यों करनी चाहिए, क्यों मुझे अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना चाहिए चीज़ों को, अगर उनके मन से उनको वो पर्पस समझ में आएगा ना, दे विल बी बेटर फॉलोअर देन अस। तो पर्पस, वी हैव टू एक्सप्लेन व्हाई बिफोर हाउ। सर, हम जब नशे सॉरी, मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा। अब कई पेरेंट्स बोलेंगे हमने तो कोशिश कर ली। देखिए, स्ट्रेंथ इस बात में नहीं है कि आप कहें कि मेरा बच्चा है, मैं जो सोचूंगा वही करूंगा। स्ट्रेंथ इस बात में है कि जो आप समझते हैं कि आपको करना चाहिए लेकिन आपके पास वो सक्षमता नहीं है, आप राइट रिसोर्स को फाइंड कीजिए। अगर आप नहीं समझा पा रहे हैं बच्चे को और आपको लगता है कि इस पाथ पे बच्चे को चलना चाहिए, तो यू फाइंड समवन हु कैन हेल्प यू। रीच आउट कीजिएगा। ये सोसाइटी का मामला है, एक का मामला नहीं। अगर मैं बच्चे को अपने एडिक्शन से बचा लूंगा ना, और मेरे पड़ोसी में सब लोग पीते होंगे, तो कभी ना कभी वो बच्चा भी फंस जाएगा इसमें। तो मैं आपको 2 कपलेट सुनाना चाहता हूँ लाइटर नोट पे, जरूर। और मैं चाहूँगा कि पेरेंट्स भी सुने और बच्चों से शेयर करें, और बच्चे सुन रहे हैं तो ध्यान इस पर मनन करें कि जो बैठोगे तुम आग के पास जाकर, तो उठोगे एक दिन तुम कपड़े जलाकर। कि जो बैठोगे तुम आग के पास जाकर, तो उठोगे एक दिन तुम कपड़े जलाकर। हुआ क्या जो कपड़े बचाते रहे तुम, मगर सेक तो रोज खाते रहे तुम। क्या बात है, क्या बात है। और ये जो समस्या है ना भाई साहब, ये मेरी और आपकी समस्या नहीं है। मैं तो इसमें बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि हमें इसका निर्मूलन करना है। और आपने मुझसे कारण पूछा कि इसका कारण क्या है। मैं चाहता हूँ कि अगर हमारे माध्यम से जो इतनी रिसर्च संस्थाएं हैं, हिमाचल में भी हैं, कोई एक संस्था इस कॉज को ले ले, और हम दोनों, मैं भी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ अगर इनपुट्स चाहिए। एक संस्था, जो मैं कॉज बता रहा हूँ वो जेनरिक कॉज है, लेकिन समय आ गया, और अगर हिमाचल सरकार के कोई अधिकारी या नेतागण इस बात को सुन रहे हो, कुछ ना रिसर्च प्रोजेक्ट फंड करवा दीजिए प्लीज, जहां पे हम टॉप 5 टॉप 10 रीजंस ढूंढ सकें कि हिमाचल का यूथ क्यों एडिक्शन में पड़ रहा है। जितना फंड आप ये पकड़ने वालों के पीछे लगा रहे हो ना, उसका आधा भी अगर आप इस रिसर्च में लगा दोगे कि कारण क्या है, तो हमारे को ना निर्मूल, उसकी जड़ को उखाड़ने का एक प्रोसेस शुरू करने का मौका मिल जाएगा। बिल्कुल सही बात। और जहां तक बात रही कि ये समस्या किसकी है, हो सकता है कुछ अधिकारी गण ऐसे हों जिनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हों ऑलरेडी या बड़े हो चुके हों,
या कहें कि भाई हमारे घर में तो एनवायरनमेंट बिल्कुल सही है, तो मैं एक स्टोरी के साथ इस कॉन्वर्सेशन को विराम देना चाहूँगा। जी। कहते हैं कि एक MBA करके बच्चा वापस आया है गांव में, तो उसने देखा कि उसके फादर जो है उनको ये नहीं समझ में आता कि USP क्या होती है, यूनिक सेलिंग पॉइंट, है ना, ब्रांड बनाना। वो सबसे अच्छा जो बीज होता है उनका गेहूं का, वो अपने पड़ोसियों को बांटते हैं। तो बच्चा कहता है पापा आपको प्रॉफिट लॉस समझ में नहीं आता क्या? हमारी ब्रांड है इतने अच्छे गेहूं की, आप अपना सबसे अच्छा बीज अपने साथ वालों को क्यों बांट देते हो? नहीं तो हमको सबसे ज्यादा प्राइस मिलेगा इस बात का। तो फादर मुस्कुराते हैं, बोलते बेटा तुम्हारे पास MBA तो है लेकिन अभी एक्सपीरियंस नहीं है। अगर मैंने इनको अपना बीज नहीं दिया ना, तो ये लोग जो है वो खराब बीज लगाएंगे सस्ते में, और उस बीज से जो पोलन उड़ेगा, वो पोलन उड़ के हमारे बीज को भी खराब करेगा। 1-2 साल हो सकता है कि मेरी क्रॉप अच्छी रहे, लेकिन तीसरे साल मेरे खेत की क्रॉप वो सोना नहीं उगलेगी, वो भी चांदी और कांसा ही उगलेगी। क्या बात है, तो याद रखिएगा, सही बात है। ये सोसाइटी की प्रॉब्लम है, ये इंडिविजुअल की प्रॉब्लम नहीं है सिर्फ। बिल्कुल। और जब सर सोसाइटी की बात हो ही रही है, तो मैं इसको थोड़ा नशे से जोड़ना चाहूँगा। सोसाइटी, मान लीजिए चिट्टे वाले की किसी की बात करते हैं, तो वो आज की डेट में जो वो व्यक्ति कर रहा है या जो यूथ कर रहा है, उसको उस नज़र से देखते हैं कि पता नहीं इसने टेररिज्म फैला दिया हो। हाँ जी। बड़ी हीन भावना से, घृणा भावना से देखते हैं और अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। आप इसको किस तरीके से देखते हैं कि एज अ सोसाइटी, समाज के तौर पर उन व्यक्तियों के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए जो इसकी गिरफ्त में ऑलरेडी आ चुके हैं? वंडरफुल, अमेजिंग क्वेश्चन। आई विश कि ये क्वेश्चन सबके दिमाग में आए और इस कॉन्वर्सेशन को लोग सुने। जी। कि डाली गई ना अपने गिरेबान पे नजर और दुनिया हमारे दाग मगर देखती रही। मैंने आपको जो अभी वो स्टोरी सुनाई है गेहूं वाली, वीट वाली, जी। अगर सोसाइटी में कोई क्राइम होता है ना, तो मैं और आप भी उसके लिए जिम्मेवार हैं। हो सकता है मैं और आप 0.1% हो, कोई 1% हो, कोई 10% हो, और सारे का सारा बोझ किस पे थोप दिया जाता है? उस क्रिमिनल पे कि यही 100%। नहीं, वो क्यों बना क्रिमिनल? हम तो डिजाइंड ही नहीं हैं क्राइम करने के लिए। हम सब लोग जीवन में क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं ऐसा कुछ करें जिससे हम आनंद की ओर जा सकें और दुखों से दूर जा सकें। इसमें क्राइम बताइए कहां से आया? तो कहीं ना कहीं से ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो गए कि वो व्यक्ति क्रिमिनल बन गया। और अगर कोई ड्रग एडिक्ट बना है तो उसमें भी सोसाइटी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, चाहे वो पेरेंट्स हैं, चाहे वो हमारी सोसाइटी का फेलियर है। मुझे ये बताइए, पेरेंट्स को ये कौन सिखा रहा है कि अच्छे पेरेंट्स कैसे बने? कोई भी नहीं। मुझे देखिए, जीवन में 2 बड़े इंपॉर्टेंट रिलेशन है। एक है स्पाउस का रिलेशन। कौन सिखा रहा है हमें अच्छे हस्बैंड कैसे बने? बिल्कुल। इसलिए आज अगर ईमेल के माध्यम से तलाक हो सकता ना, अगर गवर्नमेंट कहे कि भाई एक पोर्टल खोल देते हैं, उसी पे तलाक ले लो, कोई चलता नहीं। मेरे को लगता है 60-70% मैरिजेस तो पहले साल में ही खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। क्यों? कोई ये नहीं बता रहा कि अच्छा हस्बैंड कैसे बने, अच्छी वाइफ कैसे बने। आजकल कंपटीशन चल रहा है। पहले जो था वो भेजा जाता था कि भाई शादी होने वाली है, जाओ अपने मामा के पास रह के आओ, मौसी के पास रहकर आओ, है ना। आजकल कौन बता रहा है आपको अच्छा हस्बैंड कैसे बने? कोई नहीं बना रहा। इसीलिए लड़ाइयाँ हो रही है, कम्युनिकेशन ही नहीं, स्किल्स ही नहीं है हमारे पास में। बच्चा पैदा हो गया, कौन बता रहा है अच्छा पेरेंट कैसे बने? सोसाइटी का फेलियर है। अच्छे बच्चे कैसे बने वो सब बता रहे वो सब बच्चा कैसे बना? तो अब बताइए, ये जो अक्यूमुलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो किसी बच्चे को उस तरफ धकेल देती है जहां पे वो वल्नरेबल हो जाता है। देखिए, अनफॉर्चुनेटली ड्रग्स एक तो वीक मूवमेंट होती है ना हमारी, जहां पे हम उस तरफ चले, पता है हमें गलत है, लेकिन उस वीक मूवमेंट पे कुछ ऐसे दरिंदे हैं जो उन वीक मूवमेंट पे बच्चों को पकड़ने की प्लानिंग करके रखे हैं। बिल्कुल। और बच्चा जैसे ही स्लिप हो गया, अब उसको पता है मैंने गलत कर दिया। अगर हमारी सोसाइटी, हमारा परिवार उनको ये कॉन्फिडेंस नहीं देगा कि बेटा जो हुआ है उसमें मेरी भी गलती, कोई बात नहीं, अगर ऐसा हुआ है मैं तेरे साथ हूं, बच्चे में ये हिम्मत हो कि घर में आके बता सके पापा मुझसे ऐसी गलती हो गई। यहां तो मतलब हमारे तो डंडे और थप्पड़ मारने शुरू कर बता दिया तो समझ लो कि पहले ही बोलते हैं कि अगर ऐसा कर दिया तो बंदूक रखिए, मेरे सामने कभी ऐसा नहीं होना चाहिए। करेक्ट। तो आप बताइए, आप तो रास्ता ही बंद कर रहे हो उसको वापस आने का। सो सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड कि आपको भी एडिक्शन है। भाई साहब, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो रील्स के प्रति एडिक्ट नहीं हो गए? बिल्कुल। सोशल मीडिया के लिए तो हम सब लोग ही, चाहे जितने मर्जी वाइज पीपल हैं, सोशल मीडिया ने एडिक्ट कर दिया हम लोग, बिल्कुल, है ना। तो जैसे वो एडिक्शन है, वैसे ही ये दूसरी एडिक्शन तो और ज्यादा पावरफुल है। अगर कोई भाव हमारे मन में आना चाहिए किसी चिट्टे लेने वाले के प्रति, वो करुणा भाव होना चाहिए, कंपैशन।
मेरा तो ये मानना है कि कंपैशन का मतलब सिर्फ ये नहीं अरे यार वो दया है, करुणा भाव। करुणा में मतलब एक तो ये कि मैं उसकी हालत को समझ सकूं कि अगर किसी ने चिट्टा लेना शुरू किया है तो ये सोची समझी साजिश और हमारी फेलियर एज अ सोसाइटी का इफेक्ट है। ये हमारी सोसाइटी के फेलियर का एक एग्जाम्पल है। मैं उसके दृष्टिकोण से समझूं कि पता नहीं इस बेचारे के साथ क्या हुआ होगा जो उसने चिट्टा लेना शुरू किया। जहां पे शुरुआत हुई, हो सकता है बाद में उसने क्राइम किया हो, उससे आप नफरत करिए क्राइम से, लेकिन अगर उसने वो जो लाइन क्रॉस की है ना, उसमें हम सब कहीं ना कहीं 1%, 0.1% के भागीदार हो शायद। बिल्कुल। तो अगर भाव होना चाहिए, वो होना चाहिए करुणा का। एक तो ये कि मैं उसके दृष्टिकोण से चीजों को समझ सकूं, ताकि मैं वो थपड़ेल वाले कॉन्वर्सेशन से पहले समझ क्यों ऐसा हुआ पे आऊं। और दूसरा ये भाव हो कि मैं तेरी हेल्प करना चाहता हूं। बिल्कुल, मैं मुझे तेरी भाव को समझ सकता हूं और मैं तुझे इस बाहर निकालने के लिए हेल्प करना चाहता हूं। एक लाइन याद आ गई कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। वंडरफुल, बिल्कुल। जिसने पाप किया है उससे क्या घृणा करनी, जो पाप है उससे घृणा करनी चाहिए। बिल्कुल सर, ये सभी बातें तो हुई, लेकिन आजकल जब हम यूथ की बात कर रहे हैं, मैं यूथ की बात आपसे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपके जो थॉट्स है वो यूथ के साथ एक तरीके से मैच करते हैं। सॉरी मैं आपको रोक रहा हूँ यहाँ पे। अब आपने एक प्रश्न पूछा था ना कि आप पीएचडी ये हैप्पीनेस पे कहाँ से आ गए, तो मैं बताना चाहता हूँ आप सब लोगों को, मैं सोलन में पढ़ा हूँ, पुंजविला स्कूल हुआ करता था यहाँ पे, वहाँ से फर्स्ट किया हमने। पेड़ों के नीचे भी बैठे हैं, कई बार टाट होता था, कई बार नहीं होता था, हिंदी मीडियम से पढ़े हैं जी। तो हमेशा मुझे, जब मैं यूएस में था मैं सिटीजन बन सकता था जी। पर मुझे मन में ये भाव जागृत हुआ कि वहाँ पे रहेंगे तो इतने सारे मिलियनर हैं, हो सकता है मैं भी मिलियनर बन जाऊँ। लेकिन जिस परिवेश से हम आए हैं और अभी भी बच्चे उस परिवेश में पढ़ रहे होंगे, उस हिमाचल को हम लोग कैसे ये लर्निंग, भगवान ने हमें मौका दिया कि इतनी सारी लर्निंग मिली, वापस जाके सोसाइटी में कैसे कंट्रीब्यूट करें। तो मैं यहाँ पे आपका धन्यवादी हूँ कि लाइफ टाइम टीवी ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी अपना पैशन को लिव करने के लिए। हम भी धन्यवादी हैं सर आपके क्योंकि आपसे तो मतलब मैं जितने मर्जी घंटे बातचीत करता रहूँ कभी खत्म नहीं होगी। आप ज्ञान का भंडार है और हम पूछने वाले, हम पूछते रहेंगे। लेकिन मेरा अभी जो प्रश्न है, मेरा ये प्रश्न है कि आजकल यूथ करियर को लेकर काफी ज्यादा चिंतित है अपने। सॉरी मैं एक पॉज कर रहा हूं आपको। तो मैं लास्ट बात ये बताना चाहता था, यूथ। तो मैंने जो मैंने जो ये सोचा कि मैं पीएचडी करूंगा एक डिफरेंट, क्योंकि मुझे लगा कि जब मैं यूथ था, आप रिवोल्ट मोड में होते हो, है ना, अभी भी मैं यूथ ही मानता हूं अपने आप को, रिवोल्ट मोड में होते हो। मेरे माँ बाप ने कभी वाई नहीं पूछा, कारण नहीं पूछा, जो उनको कहा गया उन्होंने मान लिया श्रद्धा भाव से। हम लोग थोड़े से इतना श्रद्धा भाव था लेकिन फिर भी वाई, और अगर वाई समझ में नहीं आया तो हम लोगों ने फॉलो नहीं किया अपने पेरेंट्स को। और मुझे पता है कि जो अगली जनरेशन है ना, जब तक हम उनके वाई का आंसर नहीं दे पाएंगे ना, तो वो हमको फॉलो नहीं करेंगे और करना भी नहीं चाहिए। हम उनको सिखा रहे हैं कि जो भी करो पर्पसफुली करो। तो मेरा जीवन में जो बदलाव आया उसका कारण यही था कि हम अपने यूथ को, जब हम उनको गाइड कर रहे हैं, जब उनको कोच कर रहे हैं, मेंटर कर रहे हैं या उनको डायरेक्शंस दे रहे हैं, हम उनको उसका पर्पस, वैल्यू समझा सकें। क्योंकि ह्यूमन को जब किसी चीज की वैल्यू समझ में आ जाती है, पर्पस समझ में आ जाता है, कोई कारण ही नहीं है मैं मानता हूं कि वो बदलाव ना लेकर आए अपने अंदर। तो पर्पस, वाई हैज टू बी एक्सप्लेन, और मेरी ये कोशिश है कि मैं उस वाई को एक्सप्लेन करूं, और आई होप दैट आई एम डूइंग जस्टिस टू दैट। बिल्कुल सर, बिल्कुल कर रहे हैं आप। और मैं तो अंत में आपसे ये भी पूछूंगा, मान लीजिए अब पता नहीं आप इसको कैसे लेंगे, अन्यथा लेंगे या कैसे लेंगे, मान लीजिए कोई समस्या में है, दिक्कत में है, क्या वो आपसे कनेक्ट कर सकता है? हाँ ज़रूर से ना, आप शेयर कीजिएगा। आप हम लोग लाइव कभी मौका मिलेगा तो प्रोग्राम भी करेंगे ज़रूर। लेकिन मैं आपका नंबर फ्लैश कर सकता हूँ? आप नंबर फ्लैश कर सकते हैं, मेरा ईमेल कर दीजिए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हाँ, क्योंकि फिर नंबर पे बहुत ईजी है जी। अब मैं कहता हूँ, देखिए हर एक आदमी को ये पता होना चाहिए कि वेयर यू आर। अगर आप में सबसे पहले बदलाव लाना है ना, सबसे पहले ये भाव आना चाहिए कि मुझे बदलाव अपने अंदर लाना है। हो सकता है मेरा कोई छोटा भाई, मेरा कोई मित्र अभी जो एडिक्शन में फंसा हुआ है, इस इंटरव्यू को सुन रहा हो। सबसे पहले तो ये जानिए, एडिक्शन जो है एक बीमारी है, और वो बीमारी कोई ऐसी बड़ी चौड़ी बीमारी नहीं है। वो बीमारी है जिससे हमारा दिमाग लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस और लॉन्ग टर्म बेनिफिट की जगह शॉर्ट टर्म प्लेजर को देखना शुरू कर देता है। बस इतना ही। क्या बात है सर, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि जो एडिक्शन है वो बीमारी है, इसको अन्यथा ना ले आप, ये बीमारी और बीमारी की तरह ट्रीट कर। हाँ, उसके लिए बस ये समझ लीजिए कि हमारे जो मस्तिष्क में भगवान ने विवेक दिया है, ये उस गुस्सा भी वही करता है, विवेक को
का हनन करता है। आपका तमसोमा ज्योतिर्गमया, अंधेरे और उजाले के बीच के फर्क को हम ना समझ पाए, ये बीमारी है। बस ये इतना ही करना है हमें कि उजाले को उजाले की तरह देखना है, अंधेरे को अंधेरे की तरह देखना है। हमें कॉन्शियस होना है, हमें अवेयर होना है। सिगरेट पी रहे हैं ना आप, सिगरेट पीजिए, अवेयर होके पीजिए। ये सोचिए कि जब मैं जला रहा हूं, इसका जो अग्रिम भाग है उसका टेम्परेचर 300 डिग्री सेंटीग्रेड है, और अगर मेरा हाथ लग जाए ना तो मेरी फिंगर जल जाएगी। अब मैं अपने फेफड़ों के साथ क्या कर रहा हूँ? एक बार पी के देखिएगा, जो सिगरेट पीने वाले लोग हैं ना, ये सोचते हुए, अच्छा मेरे अंदर जा रहे हैं, फेफड़ों के अंदर ये एल्वियोलीज होती हैं, छोटे छोटे बलून्स होते हैं जो ऑक्सीजन ट्रांसफर करते हैं हमारे ब्लड स्ट्रीम में। और सोचिएगा जब आप उसको कार्बन मोनोऑक्साइड दे रहे हैं तो वो बेचारे कैसे मर रहे हैं। जो आपको जीवन देना चाहते हैं आप उनको मार रहे हैं। बस कॉन्शियस होकर एक बार सिगरेट पी लोगे ना, मुझे लगता है काफी दिनों तक के लिए छूट जाएगी, परमानेंट ना भी छूटे। तो ये जो बीमारी है ना, सही और गलत को ना देखने का भेद जो हमारे अंदर खत्म हो जाता है, वही एडिक्शन है, वही एंगर है। राइट? तो आप, पहली चीज आनी चाहिए कि मुझे बदलना है। आई नीड टू अंडरस्टैंड वेयर आई एम, वेयर यू आर, एंड आई नीड टू अंडरस्टैंड वेयर आई वॉन्ट टू बी। बिल्कुल। ए से बी का जो सफर है उसको अगर आप रन करके पूरा करना चाहते हैं ना जल्दी से, ए रन बी, तो मेरी ईमेल है aranb@aranb.com। तो आप कभी भी भेजिएगा, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे तक जरूर पहुंचाइए। क्या बात है। करियर पर अब हम आते हैं यहाँ पर। अच्छा। कि आजकल यूथ भटक गया है, मतलब थोड़ा सा समझना चाहूँगा मैं आपसे, उसे ये समझ नहीं आता है कि मुझे क्या करना है। मान लीजिए इंजीनियरिंग कर ली, हाँ जी, फिर वो 5-10 हज़ार की नौकरी देख रहा है, वहाँ से फ्रस्ट्रेट हो रहा है, उसे छोड़ रहा है, कुछ और देख रहा है, कुछ और कर रहा है। आप क्योंकि आप एंटरप्रेन्योर्स को भी जो है वो लेक्चर्स अपने देते हैं, हाँ जी, और उन्हें भी समय समय पर मोटिवेट करते हैं, हैप्पीनेस के बारे में बताते हैं। युवाओं को आप करियर पॉइंट ऑफ व्यू से या एंटरप्रेन्योर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या जो है वो अपना संदेश देना चाहेंगे कि कैसे वो अपने करियर को चूज़ करे या किस तरफ वो जाए अल्टीमेटली? श्योर। देखिए, आप में बहुत क्षमता है, आप सब में, हम सब में बहुत क्षमता है। और ये जो लालसा रहती थी पहले जॉब की, और हिमाचल स्पेशली, क्योंकि हिमाचल में तो 80% लोग बस गवर्नमेंट जॉब ही चाहते थे, मे बी 90% लोग। अब वो समय आ गया है जब आपको सिर्फ जॉब नहीं देखनी है, आपको अपना पैशन लिव करना चाहिए, क्योंकि अब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। हो सकता है जब हमारे टाइम में या हमारे पेरेंट्स के टाइम में कोई क्रिकेट खेलता था तो हमें कहा जाता था हर कोई सचिन तेंदुलकर नहीं बनता, कोई गाना गाता था तो हर कोई लता मंगेशकर नहीं बनता। मतलब आपके समय में तो बहुत ज़्यादा, हमारे समय में भी, कि खेलोगे कूदोगे होंगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। फॉर्चुनेटली अब देखिए कि अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हो गई है ना। अब कोई व्यक्ति अगर इंडियन आइडल में इवन ऑडिशंस में भी चला जाता है तो उसका भी कैरियर बन जाता है। बिल्कुल। तो आज ज़रूरत हो गई है, आप फोकस कीजिए अपने पैशन के ऊपर, क्योंकि अगर पैशनेट नहीं होंगे ना, तो मैं देख रहा हूँ यूथ स्पेशली जो हमारे हैं वो बहुत जल्दी जल्दी अपनी जॉब्स चेंज करने लग जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जॉब को किया था सिर्फ पैकेज के लिए, पर्पस के लिए नहीं किया था। पर्पस फर्स्ट होना चाहिए। और मैं एक छोटा सा आपको टूल देता हूँ सबको, उस टूल को आप यूज़ कीजिए। क्योंकि कई बार मेरे पास यूथ आते हैं, कहते हैं सर आपने कहा कि अपना पैशन जीना चाहिए, मुझे तो गिटार बजाने का पैशन है, मुझे म्यूज़िक का पैशन है, मेरे घर वाले मुझे जाने नहीं दे रहे हैं इसमें। तो मैं कहता हूँ देखिए, पैशन एक डायमेंशन है, लेकिन जब भी आप कैरियर के बारे में सोचें, चाहे वो आप स्वरोजगार के बारे में सोच रहे हैं या जॉब को ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे हैं, 4 चीज़ों को आपने पूरा करना है। एक, आर यू पैशनेट अबाउट इट? जो आप करना चाह रहे हैं, क्या आप उसमें, आपका दिल रमता है, मन लगता है, क्या आप भूल जाओ? अब देखिए, आप इतने समय से देख रहा हूँ पत्रकारिता कर रहे हैं, आप इंटरव्यू ले रहे हैं, आपके मुख पे हमेशा मुस्कान रहती है, क्योंकि आप आनंद का अनुभव करते हैं जो आप कर रहे हैं। जब मैं स्टेज पे जाता हूँ वो मेरी मेडिटेशन है। मुझे मेडिटेशन कहीं बैठ के नहीं करनी है। मैं जब स्टेज पे जाता हूँ या ऑडियंस के साथ बात करता हूँ, मैं ऐसे लगता है समय पॉज हो गया, मुझे नहीं पता हम आधे घंटे से बैठे या 2 घंटे से बैठे। करेक्ट? तो सबसे पहली बात है, जो आप कर रहे हैं उसमें आपको आनंद की अनुभूति हो रही है कि नहीं हो रही है? बिल्कुल। अगर ऐसा नहीं होगा तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे बहुत जल्दी, और फ्रस्ट्रेशन के साथ में बहुत सारी चीजें फिर बाद में बंडल बन के साथ में आ जाएगी। बिल्कुल। सेकेंड, अब पैशन तो एक है कि आपको उसमें आनंद आ रहा है, दूसरी बात, आर यू गुड एट इट? ये भी जानना जरूरी, ये भी बहुत जरूरी है। अब मुझे बड़ा आनंद आता है गाना गाने में, लेकिन लोग सोचते हैं कि मेरी आवाज बहुत मधुर नहीं है, तो वो ज्यादा देर सुनेंगे नहीं मुझे। तो तीसरी चीज आ गई कि आर पीपल इन नीड ऑफ इट? क्या ये सोसाइटी के द्वारा डिजायर्ड भी है कि नहीं है? है ना? मैं बहुत अच्छा गाता हूँ, मेरे का उसमें पैशन भी है, लेकिन
यहाँ पे गायकी को अनुभव करने वाले, उसको अप्रिशिएट करने वाले कोई नहीं है, तो मेरा बिजनेस नहीं चलने वाला है। बिल्कुल। क्योंकि एक चौथी चीज भी है जीवन को चलाने के लिए। इन सब तीनों बातें तो बहुत सुंदर सुनाई दी, लेकिन एक चौथी प्रैक्टिकल चीज भी है कि जो आप कर रहे हो, क्या उससे आप धनार्जन भी कर सकते हो। क्योंकि मैं अगर आपके साथ बात कर रहा हूं या मनोज जी मेरे साथ बात कर रहे हैं, अगर हम लोगों को रात को घर पे रोटी कैसे जाएगी इसकी चिंता होती, तो ये सब भाषणबाजी नहीं हो पाती। क्योंकि हम फाइनेंशियली सिक्योर हैं, इसीलिए ये सब बात हम आनंद की कर सकते हैं। तो आपको भी जरूरी है कि चौथा जो डायमेंशन है, आर यू गोइंग टू गेट पेड फॉर योर पैशन। अगर आपका पैसा नहीं मिलेगा ना, आप आनंद तो हैं, करते हैं, अच्छा भी करते हैं, जरूरत भी है, लेकिन पैसा नहीं मिल रहा तो उसको हॉबी मान सकते हैं, प्रोफेशन नहीं मान सकते। या तो आप ऐसा कीजिए कि एक प्रोफेशन कर लीजिए जिसमें दुख कष्ट हो, और शाम को हॉबी के लिए कहीं पे बार में जाके अपना गिटार बजा लीजिए, तो वो भी हो सकता है। मैंने वो भी किया है, जब तक आप फाइनेंशियली साउंड नहीं हो जाए। तो हमेशा ये हॉबी और प्रोफेशन को बैलेंस करके रखना मेरी कैरियर एडवाइस यही रहेगी। लेकिन पर्पस, मीनिंगफुलनेस फर्स्ट, नहीं तो बहुत लंबी देर तक आप नहीं चला पाओगे। क्या बात, बिल्कुल सही बात। सर, जब लोग कहते हैं कि मेरे से कुछ नहीं हो रहा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, चाहे काम हो, पढ़ाई हो, या कुछ भी, यूथ की मैं बात करूं, हाँ जी, स्पेसिफिकली मैं यूथ पर रखूं कि मेरे से कुछ नहीं हो रहा, मैं नहीं कर पा रहा, ऐसे समय में क्या करना चाहिए? हम लोगों के सबके जीवन में वो क्षण आते हैं, है ना। और सबसे महत्वपूर्ण क्या है, मैंने आई थिंक वी कैन नॉट एम्फेसाइज इनफ कि जितनी ये समस्याएं आजकल ज़्यादा होती जा रही हैं, उसका एक बहुत प्रमुख कारण है। जब मैं गांव में रहता था, मैं जुब्बल में 4 साल 5 साल में जुब्बल में भी रहा हूँ, ना टीवी होता था हमारे पास, ना कोई इंटरनेट होता था, ना कंप्यूटर होता था, ना फ़ोन होता था। हम लोगों के साथ में कनेक्टेड थे, वी वर इंटरडिपेंडेंट। शादी भी होनी है तो पूरे गांव को पार्टिसिपेट करना है, एक घर की शादी नहीं, पूरे गांव की शादी हुआ करती थी। तो देयर वाज इंटरडिपेंडेंस। आज हो गया है इंडिपेंडेंस। हम कहते हैं मुझे किसकी जरूरत है यार, आराम से एक हॉल बुक करूंगा, सबको सुबह वहां बुलाऊंगा, शादी वहां से शाम को फेरे वेरे विदाई वहीं से हो जाएगी, मुझे किसी की जरूरत ही नहीं। जब तक आपका अच्छा समय चल रहा है तब तक तो ये इंडिपेंडेंस बहुत अच्छी है, बिल्कुल। लेकिन जब कष्ट आता है ना, तो ये इंडिपेंडेंस जो है ये हमारे गले की फांस बन जाती है। उससे ही लोनलीनेस आती है, उसी से फ्रस्ट्रेशन होती है, फिर वो लीड करती है एंगर को, फिर वो लीड करती है डिप्रेशन को, फिर वो लीड करती है एडिक्शन को। तो देखिए, जब एक्सपेक्टेशंस का मिसमैच हो जाए और सोसाइटी एज अ होल प्रॉब्लम के सोल्यूशन में इन्वॉल्व ना हो, तो बाकी के सब के जितने भी मॉन्स्टर है ना, दानव, उनका जन्म होना शुरू हो जाता है एक एक करके, किसी भी सीक्वेंस में हो पाए। तो जब भी आप किसी के मुख में से मुस्कान मिसिंग देखें, उसको जरूर से कंधे पे हाथ रख के पूछे, तेरे जीवन में चल क्या रहा है, आजा मैं तुझे एक चाय पिलाता हूं। इसकी बहुत जरूरत है। आप दोस्त हो सकते हो, आप परिवार का सदस्य हो सकते हो। मेरे साथ तो ऐसे ऐसे अनुभव हुए हैं मनोज भाई, मैं आपको क्या बताऊं। अभी मेरा दूरदर्शन में इंटरव्यू था, वो एंगर मैनेजमेंट के ऊपर था। तो मैं टाउन हॉल पे बैठा, जो एंकर थे उनके साथ बात कर रहा था, कुलदीप जी से। तो उन्होंने फ़ोन किया मुझे, तो हम लोग डिसाइड करने लगे कि आज का फ्लो क्या होगा। तो मेरे ख्याल 20 मिनट की वो बातचीत रही होगी। तो मैं तो मैं बिल्कुल मग्न हो गया था। तो जैसे ही वो बातचीत खत्म हुई, तो मैंने देखा कि एक लेडी बिल्कुल मेरे सामने खड़ी है, यंग लेडी, शी मस्ट बी इन हर लेट 20s और अर्ली 30s। तो बिल्कुल सामने खड़ी है और उनकी आंखों से टप 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 आंसू बह रहे हैं। तो मैं हैरान हो गया कि ये क्या सडनली हो गया। तो उन्होंने कहा, सर सॉरी, मैं आपका वेट कर रही थी फ़ोन ख़त्म करने का। आप जो बातें अभी कर रहे थे, मुझे लगा, मैं बाहर से आई हूँ, मेरा यहाँ होने का कोई चांस नहीं था। मुझे लगा जितनी बातें आपने बताई वो सिर्फ मेरे लिए थी। सर मैं इतने हल्के मन से यहाँ से जा रही हूँ क्योंकि आपने मेरे जीवन की बहुत सारी जो कष्ट चल रहे हैं उसके बारे में मुझे कुछ डायरेक्शन दिए। सोचिए, आजकल ज़रूरत है, उस वर्ड को मैं अभी रिवील करता हूँ। मुझे एक बार मौका मिला दलाई लामा जी के साथ में बात करने का, काफ़ी समय पहले की बात है, एक कॉन्फ्रेंस में। तो प्रश्न पूछा मैंने कि अगर आप अपने विजडम को मुझे कुछ शब्दों में देना चाहेंगे तो वो क्या शब्द होंगे। तो उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा शब्दों की ज़रूरत नहीं है, आई कैन पुट ऑल माई विजडम इनटू 2 words, लव एंड कंपैशन। लव मतलब कि मैं सबके साथ में वो बिहेव करूं जैसा बिहेव मैं अपने आप से चाहता हूं कि दूसरे मेरे साथ करें, अनकंडीशनली, है ना। और कंपैशन, मैं लोगों को अपने दृष्टिकोण से नहीं बल्कि अपने आप को उनकी स्थिति में रख के उनकी जीवन को देख पाऊं और उस स्थिति से बाहर निकालने के लिए
मैं उनकी हेल्प करने के लिए मोटिवेटेड हूँ, तैयार हूँ। लव एंड कंपैशन, दैट्स व्हाट आई थिंक आवर सोसाइटी नीड्स, दैट्स व्हाट वी नीड राइट नाउ। बिल्कुल सही बात। एक दो मेरे रैपिड फायर वाले क्वेश्चन है सर, जो मुझे लगता है कि युवाओं के जहन में है। क्या ओवर थिंकिंग हमारी खुशियों को छीन सकती है? एब्सोल्युटली, बिल्कुल कारण है ओवर थिंकिंग हमारी। दूसरी बात ये कि अजम्पशन ना करें। हम लोग कई चीज़ों को बड़ा सोचते रहते हैं, पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, पता नहीं वो मेरे बारे में। अच्छा, रिलेशनशिप एक आजकल बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है। आई थिंक एडिक्शन का एक कारण फेल्ड रिलेशनशिप भी है, क्योंकि आजकल समय बदल रहा है ना, कल्चर बदल रहा है, लेकिन इमोशंस को हैंडल कैसे करना है वो हमें सिखाया नहीं जा रहा है। तो मैं तो चाहूँगा जो टीचर्स हैं, अगर आप पैशनेट है टीचिंग के प्रति, आप जो हो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हो। बच्चे आपके साथ अपने परिवार से ज़्यादा समय बिता रहे हैं, तो जब आपको लगे कि कोई बच्चा नॉर्मल इमोशंस नहीं दिखा रहा, तो उनको ज़रा इमोशन मैनेजमेंट सिखाइए। देखिए, दुख की बात क्या है मनोज जी, और मैं अगेन चाहूँगा अगर कोई राजनेता, नेता, कोई पॉलिसी मेकर इस इंटरव्यू को देखें, ये सब बातें जो हम कर रहे हैं, जब हमें कैलकुलस सिखाया जा रहा था ना, जिसका मैंने आज तक कभी यूज़ नहीं किया अपनी लाइफ में, तो मेरे ख्याल 9th, 10th, 11th, 12th में हमें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सिखाई जानी चाहिए, लेकिन इनर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में भी सिखाया जाना चाहिए। बिल्कुल। और मैं तो बहुत कोशिश कर चुका हूँ। मैं तो यहाँ पे जितने भी, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता, टॉप जो लोग हैं उनके पास भी जाके कह रहा हूँ कि मेरी सेवाएं लीजिए। मैं तो देना चाहता हूँ, मुझे वापस कुछ नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि हिमाचल का युवा जो है उसको सही मार्गदर्शन मिले, है ना। लेकिन क्या करें, ये भी एक विडंबना ही है सर कि आप हेल्प भी करना चाहें तो कोई लेना नहीं। मैं वही कह रहा था जब मैंने शुरुआत भी कही थी कि डॉक्टर अरुण भारद्वाज जी एक ऐसा हीरा है, अगर वो कांच पे भी पड़ जाए तो वो भी हीरा लगने लगता है। तो लेकिन बिल्कुल वही बात है कि यदि कोई पॉलिसी मेकर, नेतागण इसे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो वही हमारे हिमाचल में इस तरह के लोग हैं। आपको बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं है, आप उन्हीं का इस्तेमाल करिए। और ऐसे लोग हैं जो जिनके पास सब कुछ है, भगवान का दिया हुआ, भगवान के दिया, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। मेरे पास जो अपने एफर्ट का है ना, वो अगर इतना होगा, उससे करिश्मा क्रिएट नहीं होता है, वो ग्रेस, वो मैजिक फैक्टर, एक्स फैक्टर जो है ना, वो गॉड्स ब्लेसिंग है। एंड आई एम वेरी हैप्पी, आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव दैट ब्लेसिंग। यू नो, कुछ मेंटर्स की, बुजुर्गों की, बड़ों की जो ब्लेसिंग है, और ऊपर वाले की बिना सरस्वती जिह्वा पे ना बैठे तो आई थिंक आप दिलों को नहीं छू सकते। एंड आई होप मैं आपके दिलों को छू पा रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपकी बातें जैसा वो महिला कह रही थी, ऐसा लगता है कि शायद हमारे लिए है। सबको शायद ऐसा लगता होगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति इन सभी समस्याओं से जूझ रहा है। एक अंतिम प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूँगा सर, यदि, क्योंकि एक आध व्यक्ति ऐसा भी रह जाएगा जो बाद में ऐसा बोलेगा कि अगर किसी व्यक्ति के ज़िंदगी में लगातार नेगेटिविटी है, लगातार नकारात्मकता है, तो उसे कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए? ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल, व्हाट अ क्वेश्चन। आई थिंक इससे बढ़िया एंड का क्वेश्चन कोई नहीं हो सकता था। लोग कई बार ये भी कहते हैं कि क्यों मैं खुश रहूं, जरूरी थोड़ा ना खुश रहना जी, बिल्कुल नहीं रहना खुश जी। देखिए, आप खुश रहना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, वो आपकी इच्छा है, वो आपको डिसीजन आपको लेना है। पर अगर आप डिसाइड करते हो कि मुझे यार जिंदगी जो है खुशी में बितानी है, मैं उसके लिए हेल्प कर सकता हूं। मैंने आपको फॉर्मूला भी बता दिया, हैप्पीनेस वाला जो हमने एक्रोनिम किया था। अब इसमें बात ये आती है कि अगर जीवन में परेशानियां चल रही, अब किसी के घर में नेगेटिव कुछ हो रहा है, परेशानी चल रही है, वो खुश कैसे रहेगा? तो मैं तो ये कह रहा हूं कि आप हर समय मनोस्थिति को हैप्पी रखो। तो हंसना, मुस्कुराना, लाफ्टर, वो आनंद का एक एक्सप्रेशन है, वो आनंद नहीं है जिसकी मैं बात कर रहा हूं। तभी मैंने कहा कि आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा और मुझे एक उससे बचा लिया कि लोग नहीं तो कहेंगे भाई हमेशा हमें हैप्पी हैप्पी थोड़ा ना होगा। जी, द हैप्पीनेस आई एम टॉकिंग अबाउट, जिस आनंद की मैं बात कर रहा हूं, मैं मनोदशा, मनोस्थिति की बात कर रहा हूं। आप इस बात पे थोड़ी सी मनन कीजिए कि अगर मेरे जीवन में सब कुछ बुरा भी चल रहा है ना जी, तो याद है जब हमारे जीवन में थ्रेट होती है, हमारा थिंकिंग ब्रेन जो है वो एक्टिव नहीं होता है। हम लोग जो है इमोशंस ड्रिवन हो जाते हैं। तो जब भी हमारे जीवन में संकट आएगा, हम इमोशंस फर्स्ट, लॉजिक एंड थिंकिंग लेटर हो जाते हैं। तो आपको स्पेशली जब आप नेगेटिव फील कर रहे हो, आपके साथ बुरा हो रहा है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू ट्रांसफॉर्म योर थॉट्स एंड ब्रिंग योरसेल्फ टू पॉजिटिव मनोस्थिति, आनंदमयी स्थिति में लेके आना है आपको। हंसना मुस्कुराना सिर्फ आनंद नहीं है, वो तो अभिव्यक्ति है। तो आप कैसे लेकर आओगे? छोटी सी बात है, आप कोई अच्छी सी लाइटर मूवी देख लेते हो, एक अच्छे दोस्त से जिसको आपको पता है वो आपको पॉजिटिव ऊर्जा देता है, एक दोस्त से बात कर लीजिए। क्योंकि जब आप अपने आप को उस आनंदमयी
परिस्थिति में, मनोस्थिति में लेके आओगे ना, तो वर्स्ट के सिनेरियो जो लाइफ का होगा उससे भी बाहर निकलने में आपको मदद मिलेगी, आप ज्यादा अच्छे डिसीजन ले पाओगे। सो हैप्पीनेस इज नॉट एब्सेंस ऑफ प्रॉब्लम, वो तो जीवन में चलती रहेगी। बिल्कुल। हैप्पीनेस माइंडसेट आई एम टॉकिंग अबाउट, दृष्टिकोण की बात हो रही है आज। हैप्पीनेस माइंडसेट इज दैट स्टेट ऑफ माइंड जहां पे आप अपने वर्स्ट केस सिनेरियो में भी बेस्ट केस पॉसिबिलिटी को ढूंढ सकते हो। क्या बात। तो कई बार क्या होता है, हम कहते हैं ना बच्चे को ज्ञान देने की जरूरत नहीं होती। कई बार अगर बच्चा जो है बिगड़ा है, कुछ है, उसको पहले आप फिजिकली इन्वॉल्व करो, कहीं उसको गेम खिलाओ, बिल्कुल, है ना, कुछ कराओ जो उसकी इंटरेस्ट की चीज है वो कराओ। हम क्या करते हैं, अपने इंटरेस्ट की चीज। अच्छा एक बात बताइए मनोज जी, जब आप फिशिंग करने जाओगे तो आप नहीं, पहले आपको कौन सा फ्रूट अच्छा लगता है? मुझे सेब। सेब। अब आप फिशिंग करने जाओगे तो हुक पे क्या लगाओगे बताइए, फिश करने पकड़ने के लिए? आटा। आटा। क्यों, सेब क्यों नहीं लगाओगे? क्योंकि फिश को आटा पसंद है। हाँ, लेकिन जब हमें दूसरों के साथ में कनेक्ट होना है एज अ पेरेंट और एज अ वट एवर, तो हम क्या देना चाहते हैं उनको हुक पे? जो हमें अच्छा लगता है। सेब खाओ। सेब खाओ, करेक्ट ना? हम ये जानने की कोशिश ही नहीं करते कि उनको क्या चाहिए अभी। तो सबसे पहली बात क्या है कि हमें कनेक्ट होना पड़ेगा एक दूसरे के साथ में। जब कनेक्ट होंगे, और कनेक्ट होने के लिए समय बिताना पड़ेगा, दूसरों को क्वेश्चन पूछने, उनके बारे में जानना पड़ेगा। जब ये सब होगा ना, बाकी सारी वो सिम्टोमेटिक है, बाकी सारी चीज़ें अपने आप सुधरनी शुरू हो जाएगी। तो आयुर्वेदा और एलोपैथी वाली बात है, हम जो है सिम्टम्स को मैनेज करने में लगे हैं, है ना। कहते हैं कि ये जो जिंदगी की किताब है, ये किताब भी क्या किताब है। क्या बात है। ये जो जिंदगी की किताब है, ये किताब भी क्या किताब है। क्या बात है। लोग पन्ने संवारने में व्यस्त हैं और जिल्दें फटने को तैयार हैं। क्या बात है, क्या बात है। वाह। ये जिंदगी की किताब भी क्या किताब है ना। तो आई थिंक हम लोगों को ये याद रखना चाहिए कि हैप्पीनेस जो है वो एक तो बाय चॉइस है, दूसरा इसमें ऑप्शन नहीं है। हमारा ब्रेन, हमारी बॉडी, हमारा सिस्टम डिजाइंड ही इस तरह से है टुवर्ड्स हैप्पीनेस अवे फ्रॉम सॉरो, है ना। और उस एनवायरनमेंट को हम कैसे क्रिएट कर सकें, वो हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एनवायरनमेंट को क्रिएट करना। और मैं अपना पार्ट जो है उसको एंड करूंगा, आपके कुछ विचार होंगे तो आप ऐड कीजिएगा। कहते हैं, मैं आपको बिल्कुल जो भी हमने इतने देर से जो बात की है उसको मैं अब सिर्फ 2 प्रश्नों के अंदर बंद करने वाला हूं सबके लिए। कहते हैं मिस्र, जो कि बहुत ही पुरातन सभ्यता है, मिस्र में जैसे हमारे सनातन में भी माना जाता है कि मृत्यु के बाद आत्मा जो है स्वर्ग की ओर जाती है, प्रस्थान करती है, और वहाँ पे फिर डिसाइड किया जाता है कि आपने कच्चा चिट्ठा आपका क्या है। तो मिस्र में भी ये माना जाता है कि 14 दिन रहते हैं। तो इसीलिए उनको जब दफनाया जाता था तो बहुत सारी चीज़ों के साथ में और पिरामिड में डाला सोने चांदी के साथ, ताकि उनकी वो जर्नी बहुत कंफर्टेबल रहे। लेकिन उसके बाद में फिर जब वो गेट पे पहुँचते हैं, हेवन के, स्वर्ग के गेट पे, वहाँ पे 2 प्रश्न पूछे जाते हैं बस। जस्ट सोचिए, इतनी पुरातन सभ्यता जो हजारों साल तक रही, उन्होंने पूरे जीवन को सिर्फ 2 प्रश्नों में बंद कर दिया। अगर उन 2 प्रश्नों का उत्तर हां है तो आपको स्वर्ग मिलेगा, और अगर उन 2 प्रश्नों का उत्तर हां नहीं है तो स्वर्ग के आप अधिकारी नहीं। और मैं चाहूंगा कि जब आप इस स्टोरी को सुने तो वो जो स्वर्ग है वो जीवन के बाद का स्वर्ग नहीं, इस जीवन में रहते हुए स्वर्ग की कामना आप करें और उस स्वर्ग के बारे में सोचें। तो अब वो 2 प्रश्न क्या है? प्रथम प्रश्न है, क्या आपने आनंदमयी जीवन जिया? डिड यू लिव अ हैप्पी लाइफ? क्या आपने आनंदमयी जीवन जिया? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आनंदमयी जीवन आप कब जीते हो? जब आप अपनी वैल्यू सिस्टम के हिसाब से चलते हो। जी। मैं यूथ को एक गोल्डन नगेट, आप प्लीज इसको ना डालिएगा, कैप्शन में भी डालिएगा जरूर प्लीज। अगर आप मुझे कहो ना कि सर एक युक्ति बता दीजिए जिससे मैं सारी प्रॉब्लम को, एक क्या ब्रह्मास्त्र बता दीजिए जिससे मैं अपनी जीवन की बहुत सारी कठिनाइयों को खत्म कर सकूं, तो मैं आपको ब्रह्मास्त्र देने वाला हूं। क्या बात। इसका नाम ही ब्रह्मास्त्र मंत्र कर दिए। जी। डोंट डू एनीथिंग इन लाइफ टू इम्प्रेस एनीवन। स्पेशली आजकल का युग जो है सोशल मीडिया का, जहां पे हम लोग इतना कुछ सिर्फ पीयर प्रेशर में आके कर रहे हैं, आकांक्षाएं, अपेक्षाएं, है ना, डिजायर्स की वजह से, चाहतों की वजह से। जी। Don't do anything in life to impress anyone. Not your family, not your friends, not even God's. Whatever you do it for your inner peace and inner joy. क्या बात। जो भी करो सिर्फ अपनी अंतर आत्मा की शांति और आनंद के लिए करो,
ऐसा करने लग जाओगे तो आप अपने आप भगवान जो चाहते हैं वो करोगे। क्या बात है। तो पहला प्रश्न था कि डिड यू लिव अ जॉयफुल लाइफ, और उसके लिए क्या करना, मैंने आपको उसका सूत्र बता दिया जी। और जो दूसरा प्रश्न है, क्या आप किसी और के आनंद का कारण बन सके जीवन में? क्या बात। और अगर उत्तर है हाँ, मैं आनंदमयी जीवन जिया और मैं दूसरों के आनंद का कारण बन सका, तो आप काहे के अधिकारी हो गए? स्वर्ग के के। अधिकारी। और वो स्वर्ग हमें मृत्यु के बाद की बात नहीं करनी है, आज के बाद ही डिसाइड कर लेते हैं कि हम जीवन में अपने अंतरात्मा की आनंद के लिए जिएंगे, कार्य करेंगे, कृत्य करेंगे, कर्म करेंगे और ऐसे कर्म करेंगे जिससे दूसरों को भी हम उनके जीवन में आनंद का कारण बन सके। बस। क्या बात है। और आज जो हमने बातचीत करी उससे भी हमें खूब आनंद आया और बहुत अच्छा लगा सर। आप ज्ञान के भंडार है, आपसे हम जितने प्रश्न करेंगे आपके पास उन सभी प्रश्नों के ऐसे जवाब होंगे कि जिनसे एक तरीके से लॉजिक भी क्लियर होगा और दूसरा जो एक इंस्पिरेशन होती है, एक मोटिवेशन होती है, डाउट्स होते हैं, वो सभी क्लियर होंगे। आपने अपना कीमती समय हमारे साथ साझा किया क्योंकि आप काफ़ी व्यस्त रहते हैं, काफ़ी लेक्चर्स आपके होते हैं, पूरे वर्ल्ड में आपका जाना रहता है, लेकिन आपने अपना कीमती समय हमारे साथ साझा किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। लाइफ टाइम टीवी का धन्यवाद। पंकज जी और आप मित्र हैं, भगवान ने मुझे ऐसे मित्र दिए हैं जिनके कारण मेरा तो ये मिशन है और आप लोगों ने आज मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि अपने जीवन के मिशन का मैं एक और दिन जी पाया। और जो यूथ ये प्रोग्राम देख रहे हैं, आई होप आज की बात को आप सिर्फ सुनेंगे नहीं बल्कि आप इन बातों पे मनन करेंगे, उसके बाद जो चाहे। मैं नहीं कह रहा हूँ कि जो मैंने शेयर किया वो ब्रह्म वाक्य आपने इसको सुनना ही है, मानना ही है, लेकिन मनन ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद देखिएगा जो आपको मोती इसमें से मिलेंगे अपने जीवन को सुधारने के लिए, उनको अलंकृत करने के लिए उन मोतियों को आप लीजिएगा। और मैं आपके आनंदमयी जीवन की, आपके भी मनोज जी और सब दर्शकों के आनंदमयी जीवन की कामना करता हूँ। नमस्कार। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और इस पूरे पॉडकास्ट को आप बड़ी शांति से देखिएगा क्योंकि इसको सुनने के बाद आपको सुकून भी मिलेगा, आपके डाउट्स भी क्लियर होंगे और लाइफ में आगे क्या करना है उसके लिए भी एक पाथवे ज़रूर मिलेगा। हमेशा की तरह देखते रहिए लाइफ टाइम्स टीवी। धन्यवाद।